वेलकम टू आवर चैनल। अध्याय 31-35। जाह्नवी बहुत ही नर्वस एक्सप्रेशंस के साथ श्लोक के सामने खड़ी थी। श्लोक ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। जाह्नवी की आंखों में आंखें डालते हुए श्लोक ने पूछा, क्या बात है स्वीटी, तुम कुछ कहना चाहती हो? जाह्नवी ने श्लोक की शर्ट के बटन से खेलते हुए पूछा, मुझे हैदराबाद जाना है अगले हफ्ते। हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे उनमें से 2 ग्रुप्स सेलेक्ट हुए हैं। टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं। वहां जाकर एक सेमिनार अटेंड करना है। तो क्या मैं जा सकती हूँ? श्लोक ने एक आईब्राउ उठाते हुए पूछा, तो फिर जब इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें जाना ही चाहिए न। ये तुम्हारी जिंदगी है जाह्नवी, मैं इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। पर्सनल लाइफ अलग बात है और प्रोफेशनल अलग। ये डिसीजंस तुम्हारे खुद के होने चाहिए। जाह्नवी ने सरप्राइज होते हुए कहा, रियली? श्लोक ने प्यार से जाह्नवी के माथे कर किस करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, और वैसे भी तुम्हें मैं ना नहीं कह सकता, ये तुम अच्छे से जानती हो। पर जाह्नवी थोड़ी सैड हो गई। उसे श्लोक से दूर नहीं जाना था, पर हमेशा हर पल तो इंसान खुश नहीं रह सकता ना। हर बार तुम्हारी इच्छा पूरी हो ये जरूरी नहीं होता। अचानक श्लोक ने पूछा, तुम कह रही थी कि तुम्हें मेरा टॉर्चर रूम देखना है, तो आज चलना चाहोगी? जाह्नवी ने पूछा इस समय। श्लोक ने कहा, हाँ, डिनर बाहर ही हो जाएगा, मेरा ऑफिस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जाह्नवी तुरंत एक्साइटेड होते हुए रूम से बाहर चली गई। श्लोक थोड़ा सा मुस्कुराया, लेकिन वो भी दुखी था कि जाह्नवी कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह जा रही है, लेकिन किसी तरह खुद को समझाते हुए श्लोक भी रूम में चला गया। कुछ देर बाद जाह्नवी और श्लोक ऑफिस पहुंचे। जाह्नवी ध्यान से चारों तरफ देख रही थी। वो पहली बार इस तरह की किसी जगह पर आई थी। श्लोक ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें किसी दिन अपने पूरे ऑफिस का टूर दूंगा। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ। श्लोक ने उसका हाथ पकड़ा और बेसमेंट की ओर चल पड़ा। वहां कुछ गार्ड्स खड़े थे। श्लोक ने उन्हें इग्नोर किया और सीधे अंदर की ओर जाने लगा। एक रूम में पीटर, हिमांशु और मोहित कुर्सियों से बंधे पड़े थे। काफी दिनों से उन्हें यहाँ बांध कर रखा गया था, ये देखकर ही पता चल रहा था। जाह्नवी काफी एक्साइटमेंट से इधर उधर देख रही थी। श्लोक ने जाह्नवी की तरफ देखा, ये जानने के लिए कि कहीं वो अनकंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन जाह्नवी के चेहरे पर कोई हेजिटेशन या डर नहीं था। जाह्नवी सॉफ्ट हार्टेड जरूर थी, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो दूसरे इंसान की कद्र करना चाहते थे, वरना जाह्नवी का दिल सालों पहले पत्थर का हो चुका था। ऐसे घटिया लोगों के लिए वो सिंपैथी फील नहीं करती थी। श्लोक ने एक गार्ड को इशारा किया तो उसने पीटर, हिमांशु और मोहित के मुंह पर पानी फेंका। वो तीनों चीखते हुए उठ गए क्योंकि ये बहुत गर्म पानी था। जाह्नवी को सामने देखकर तीनों ही चौंक गए थे, पर सबसे ज्यादा चौंकने वाला मोहित था। उसने कहा, जाह्नवी, तुम ये देखो, तुम्हारे इस सो कॉल्ड पति ने मुझे बेवजह यहाँ बांध कर रखा है। 1 महीना पूरा होने वाला है और ये इंसान हमें टॉर्चर कर रहा है। तुम प्लीज मेरी मदद करो ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जाह्नवी ने फेक सिंपैथी दिखाते हुए कहा, एक्चुअली मैं इतने दिनों से अपनी पढ़ाई के साथ काफ़ी बिजी थी, इसलिए यहाँ जल्दी नहीं आ पाई, वरना तुम यहाँ नहीं होते। बट डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। मोहित ने खुश होते हुए पूछा, रियली? देखा श्लोक, मैंने कहा था ना कि जाह्नवी ने मेरे साथ बहुत सारा अच्छा समय बिताया है। वो जानती है मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, है ना जाह्नवी? जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम जैसे अच्छे लोगों की जगह जेल में है, और चिंता मत करो, मेरी बदौलत तुम्हें जेल का खाना खाने जरूर मिलेगा। जाह्नवी की बात सुनकर मोहित हैरान हो गया और श्लोक जोर जोर से हंसने लगा। मोहित का चेहरा देखने लायक था। श्लोक ने हंसते हुए कहा, तुम बेवकूफ़ हो क्या, या फिर तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मैं जानू को यहाँ शोपीस दिखाने नहीं लाया हूँ। वो जानती है कि तुम तीनों यहाँ क्यों हो, इसलिए वो अपने हाथों से तुम्हें प्रसाद देना चाहती है। जाह्नवी ने मोहित के मुंह पर एक टेप चिपकाते हुए कहा, बहुत बोल चुके हो तुम, अब प्रसाद टाइम। श्लोक ने पीटर और हिमांशु के मुंह पर भी टेप चिपका दिए। जाह्नवी चीखें नहीं सुनना चाहती थी, ये बात श्लोक भी समझ चुका था।
जाह्नवी ने टूल्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा, श्लोक, मुझे बताएं ना इन्हें कैसे यूज करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड, ये टॉयज काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। श्लोक ने एक स्टिक हाथ में उठाए और जाह्नवी को दिखाते हुए कहा, ये ऑन ऑफ वाला बटन है। यहाँ से तुम इंटेंसिटी चेक करोगी और पावर कंट्रोल कर सकती हो। मैं तुम्हें ट्राई करके दिखाता हूँ। श्लोक ने जाह्नवी को पीटर पर वो टूल यूज करके दिखाया। इसके साथ जाह्नवी पीटर के एक्सप्रेशंस देख रही थी। जाह्नवी ने वो टूल अपने हाथ में लिया और मोहित पर ट्राई किया। उसे बिजली के झटके लग रहे थे। जाह्नवी ये सब बहुत एंजॉय कर रही थी। मोहित जैसे लोगों से वो सख्त नफरत करती थी और अशोक की बदौलत मोहित ने जाह्नवी को बहुत तंग किया था। वो जाह्नवी को हरास करने का मौका नहीं छोड़ता था, पर जाह्नवी किसी तरह खुद को बचा लेती थी। अलग अलग टॉर्चर टूल्स को यूज करके जाह्नवी ने मोहित पर से अपना सारा गुस्सा खत्म किया। उसने श्लोक से कहा, कल ही इन लोगों को इनकी असली जगह भेज देना। ये सब इस लायक ही हैं। श्लोक ने कहा, डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैंने तैयारी पूरी कर रखी है। इन्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें भूख लग गई होगी ना? जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, बहुत ज्यादा। चलो चलते हैं। श्लोक ने एक आखिरी नज़र मोहित और उसके चेलों पर डाली और फिर जाह्नवी की कमर में हाथ डालकर उसे बाहर ले गया। जाह्नवी आज काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रही थी। जिन लोगों ने तुम्हें तंग किया हो उन्हें अपने हाथों से सज़ा देना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। यहाँ एक इंसान को तो सज़ा मिल गई थी, लेकिन इस चक्कर में श्लोक के दिमाग से ये बात ही निकल ही गई कि मिस्टर सतीश शर्मा अपने बेटे मोहित को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। सतीश और रंजना सामने सामने बैठे थे। कियारा भी अपनी माँ के बगल में बैठी हुई थी। सतीश ने पूछा, यशो, यहाँ श्लोक का इन्वॉल्वमेंट है? मेरे बेटे को उसने गायब किया है? रंजना ने कहा, जी हाँ। कियारा और मोहित ने साथ मिलकर जाह्नवी के लिए कुछ प्लान किया था। कियारा की हालत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मोहित श्लोक के पास है। ये सब श्लोक ने जाह्नवी की वजह से किया है और जाह्नवी के लिए किया है। सतीश ने कहा, हाँ, ये तो समझ आ गया है मुझे। तब से देख रहा हूँ कि वो श्लोक जाह्नवी को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव है। मतलब जाह्नवी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने जितनी बातें मुझे बताई हैं उस हंस से मैं कहूँगा कि श्लोक की जान है उस लड़की में, और अब क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। रंजना ने पूछा, क्या करेंगे आप? सतीश ने हंसते हुए कहा, मार डालूंगा मैं उसे। मौका हाथ आते ही मैं उस लड़की को ऊपर पहुंचा दूंगा। मुझे कोई गेम नहीं खेलना, बल्कि चैप्टर क्लोज करना है। सतीश की बात सुनते ही रंजना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, फाइनली वो नालायक गुड फॉर नथिंग लड़की टपक जाएगी। जिस बदले की आग में मैं जल रही हूँ उसे बुझाने का मौका मिलेगा। श्लोक ने मिस्टर पटेल की ओर देखते हुए कहा, जाह्नवी का ठीक से ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम आप अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पाए थे। अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचा होता तो न जाने क्या हो जाता। सोचिए, जाह्नवी की जगह कोई और लड़की होती तो उसके साथ अभी तक कितना गलत हो चुका होता। किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। मिस्टर पटेल ने सिर झुकाते हुए कहा, दोबारा ऐसा नहीं होगा मिस्टर श्लोक। आगे से मैं अपना काम सही ढंग से करूंगा। श्लोक ने कहा, मुझे आपसे यही उम्मीद है। आप एक अच्छे इंसान हैं और ये पोजीशन डिजर्व करते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको अपने सभी स्टूडेंट्स का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, वरना ये आपके ही कॉलेज के लिए अच्छा नहीं है। मिस्टर पटेल ने कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने हैदराबाद जाने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के लिए अच्छे से सारा इंतज़ाम किया है। आप निश्चिंत रहिए। श्लोक ने सिर हिलाया और फिर कहा, जाह्नवी को यहाँ बुलाए। जाने से पहले मैं उसे मिलना चाहता हूँ। मिस्टर पटेल ने तुरंत एक स्टाफ मेंबर को भेजकर जाह्नवी को अपने ऑफिस में बुलवाया। पहले तो जाह्नवी घबरा गई थी, लेकिन श्लोक को देखकर रिलैक्स्ड फील हुआ। श्लोक ने मिस्टर पटेल को बाहर जाने का इशारा किया और जाह्नवी को अपने बगल में बैठने को कहा। जाह्नवी ने पूछा, आज आप ऑफिस नहीं गए? श्लोक ने कहा, नहीं, मिस्टर पटेल से कुछ बात करनी थी। अब जा रहा हूँ। तैयारी पूरी हो गई।
जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बस कुछ देर में जा रहे हैं। श्लोक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वैसे तो मैं कई बार कह चुका हूँ लेकिन दोबारा कह रहा हूँ, किसी अजनबी की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। कोई भी दिक्कत होगी तो सबसे पहले तुम मुझे, अपनी फ्रेंड्स या फिर प्रोफेसर्स को बताओगी। अकेले कहीं मत जाना। जिस काम के लिए जा रही हो बस उस पर ही अपना ध्यान रखना। घूमने फिरने की इच्छा हो तो नेक्स्ट टाइम मेरे साथ चलना, लेकिन अकेली तुम कहीं नहीं जाओगी। जाह्नवी ने सिर हिलाते हुए कहा, आई नो। आप भी अपना ध्यान ठीक से रखना। वैसे तो आप पूरी फैमिली के साथ रहने वाले हैं, पर फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। श्लोक ने करीब जाते हुए पूछा, नहीं तो क्या करोगी जानू? जाह्नवी ने कहा, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। श्लोक ने मुंह फुलाते हुए कहा, धमकियां देना तो कोई तुमसे सीखे। जाह्नवी ने प्यार से श्लोक के गाल खींचे और एक किस किया। श्लोक ने जाह्नवी के हाथों को किस करते हुए कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए, सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। जाह्नवी उठकर जाने लगी, लेकिन फिर वो श्लोक के पास वापस आकर उसकी गोद में बैठ गई। श्लोक ने हैरानी से जाह्नवी को देखा, क्योंकि ऐसी कोई हरकत जाह्नवी ने पहली बार की थी। जाह्नवी ने दोनों हाथों से श्लोक का चेहरा पकड़ा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। श्लोक ने जाह्नवी को अपनी बाहों में भर लिया और किस बैक किया। काफी देर बाद जाह्नवी ने श्लोक से अलग होते हुए कहा, बाय, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। इतना कहकर जाह्नवी बाहर भाग गई। श्लोक ने अपने दिल पर हाथ रख दिया। उसे सभी से ही दिल में दर्द होने लग था, जैसे उसकी आत्मा छिन गई हो। आशांक सांची के कैबिन में कुछ ढूंढ रहा था। सांची तो यहाँ थी नहीं, इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए आशांक एक सीक्रेट जगह से रूम में घुस गया। आशांक ने कहा, ये सांची भरोसे के लायक नहीं है। वो यहाँ किसी बुरे इंटेंशन से आई है। पूरे ऑफिस को ये दिखा रही है कि पर्सनल लाइफ उसके लिए ऑफिस में मैटर नहीं करती, ताकि सब उसके फैन बन जाएं, और खुद उस सिद्धार्थ से मिलने नीचे गई है। अब दोनों आराम से शादी की डेट डिस्कस कर रहे होंगे। एक्चुअली हुआ ये था कि कुछ देर पहले सिद्धार्थ यहाँ आया था और वो आशांक से टकरा गया। सिद्धार्थ ने पूछे बिना ही आशांक से कहा कि उसे सांची ने यहाँ बुलाया है ताकि वो शादी की डेट डिसाइड कर सके। वहाँ से तो आशांक मुस्कुराते हुए चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा था। इसलिए इसी मौके का फायदा उठाकर आशांक यहाँ घुस गया था। इस फ्लोर पर बस सीईओ और उसके सेक्रेटरी का कैबिन बना हुआ था। बाकी के रूम्स खाली ही थे, इसलिए छिपने की चिंता आशांक ने नहीं की। आशांक ने सांची का लैपटॉप उठाया ही था कि सांची की गुस्से भरी आवाज उसे सुनाई दी। आशांक ने तुरंत लैपटॉप को छोड़ा और खिड़की से बाहर निकलकर छिपकर खड़ा हो गया। पहली बार उसे इस ऑफिस का ये डिजाइन पसंद आया था। आशांक ने फोन खोलकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सांची ने गुस्से में दरवाज़ा खोला और कहा, मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुमसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि मुझसे दूर रहा करो, थोड़ी स्पेस दे दो, लेकिन नहीं, तुमने तो दूसरों की बात मानना कभी सीखा ही नहीं है। सिद्धार्थ ने पूछा, अब कितनी स्पेस दूँ तुम्हें? इट्स बिन सो लॉन्ग, अभी तक शादी हो जानी चाहिए थी हमारी, लेकिन तुम मुझसे दूर भाग रही हो। कभी सोचा तुमने कि मुझे कैसा फील होता है? सांची ने एक आईब्राउ उठाते हुए पूछा, तुम्हें क्या और कैसा फील होता है इसकी चिंता मैं क्यों करूं जब तुमने मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा? तुम खुद जानते हो मुझे इस रिश्ते में फोर्स किया गया है। तुमने मुझे देखा, पसंद किया और रिश्ता लेकर घर पहुंच गए। जो चाहा वो मिल गया, लेकिन मेरा क्या? मैं ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थी और तुमने उसे बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद भी तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचूं। सिद्धार्थ ने कहा, मैं जानता था। आज भी तुम अपने पास्ट में ही अटकी हो। आज भी तुम्हें वो आशांक ही पसंद है। उसी के लिए तुम यहाँ आई हो ना? बट लेट मी टेल यू, उसे तुम्हारे लिए अब कुछ फील नहीं होता। वो मूव ऑन कर चुका है। तुम्हें यहाँ काम करके कुछ नहीं मिलेगा। सांची ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, मैं यहाँ आशांक के लिए नहीं आई हूँ। जिस इंसान को मुझ पर भरोसा नहीं है वो मेरी जिंदगी में रहने लायक नहीं है।
ये सुनकर आशान का दिल बैठ गया। सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए पूछा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? अपना फैमिली बिजनेस संभालने के बजाय यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? सांची ने पूछा, जानना चाहते हो क्या है मेरी प्रॉब्लम? क्यों हूँ मैं यहाँ? सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिलाया। आशान भी ये जानना चाहता था। सांची ने कहा, मेरी प्रॉब्लम तुम हो, मेरी खुद की फैमिली है मेरी प्रॉब्लम। क्यों कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझना चाहता? मेरी फैमिली को पैसों से मतलब है, इसलिए उन्होंने मुझे बिजनेस के सहारे बांध लिया। कोई बेटर ऑप्शन नहीं था तो मुझे एक्सेप्ट करना। फिर एक डील के लिए जबरदस्ती तुम्हारे साथ रिश्ते में बांधा गया। न तो तुमने मेरे बारे में सोचा और न मेरे पेरेंट्स में, लेकिन जब मिस्टर अभय ने मुझे सीईओ की पोजीशन ऑफर की तो मैं मना नहीं कर पाई। ऐसा करके मुझे अपनी सो कॉल्ड फैमिली से आज़ादी मिल गई और चाहूँ तो तुम्हें भी इसी समय छोड़ सकती हूँ, पर मैं ऐसा करूँगी नहीं। सिद्धार्थ ने पूछा, क्यों? यही सवाल मुझे तंग कर रहा है। तुम अपना घर छोड़ चुकी हो, फैमिली से लगभग रिश्ता तोड़ ही चुकी हो, तो फिर मैं अभी तक तुम्हारा मंगेतर कैसे हूँ? अभी तक तो तुम्हें ये सगाई तोड़ देनी चाहिए थी। सांची ने जवाब दिया, मैं रिश्तों को जोड़ने में मतलब रखती हूँ, सिद्धार्थ, तोड़ने में नहीं। मेरी फैमिली टॉक्सिक थी, मैंने दूर जाने का फैसला लिया तो रिश्ते उन्होंने तोड़े, मैंने नहीं। तुम चाहे जैसे भी हो, लेकिन तुमने मेरी बात हमेशा मानी। मैंने तुम्हें खुद से दूर रहने को कहा तो तुमने मान लिया। मैं जानती हूँ तुम यहाँ मुझसे मिलने इसलिए आते हो क्योंकि आशान से जेलस फील करते हो। जब तक मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी नहीं होती तब तक अगर तुम मेरा इंतजार करते हो तो हम कुछ सालों में ही शादी कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं तो तुम मूव ऑन कर सकते हो। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और बाहर चला गया। सांची ने एक गहरी सांस ली और वॉशरूम के अंदर चली गई। वहीं आशान कभी तक शॉक्ड होकर अपनी जगह पर खड़ा था। उसके मुंह से निकला, ये क्या कर दिया मैंने? सतीश मोहित को जेल से निकलवाने का प्लान बना रहा था। वो गुस्से में उबल रहा था। श्लोक ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। श्लोक ने पूरा इंतजाम किया था इस बात का कि कोई लॉयर उसका केस न ले। सतीश गुस्से में शराब पी रहा था, तभी उसे किसी का कॉल आया। सतीश ने कॉल पिक करते हुए कहा, बोलो जॉन, क्या खबर है? जॉन ने जवाब दिया, जाह्नवी अपने साथियों के साथ हैदराबाद के लिए निकल चुकी है। उनका वहां 7 दिन तक रहने का प्लान है और 8वें दिन सभी वापस आ जाएंगे। अब आप बताएं आगे क्या करना है? सतीश ने कहा, उस पर अपनी नज़र बनाए रखो। आखिरी दिन जब वो वापस लौटेगी तो उसी दिन तुम उसे मार डालोगे। जॉन ने ऑक्सर कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सतीश ने हंसते हुए कहा, मज़ा आने वाला है अब। श्लोक बेचारा 1 हफ्ते तक अपनी प्यारी पत्नी का इंतजार करेगा और जब 8वें दिन उसे जाह्नवी की लाश देखने मिलेगी तो जो उसका रिएक्शन होगा उसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। अपने कुछ दिन अच्छे से एंजॉय कर लो जाह्नवी, क्योंकि इसके बाद तुम अपनी माँ के पास पहुँचने वाली हो। इसके लिए तुम थैंक यू नहीं भी कहोगी तो भी चलेगा। हैदराबाद पहुंचते ही जाह्नवी ने सबसे पहले श्लोक को कॉल किया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि श्लोक मीटिंग में बिजी है। श्लोक मीटिंग रूम में सभी को कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। तभी उसे किसी का कॉल आने लगा। श्लोक का फ़ोन स्क्रीन से कनेक्टेड था, इसलिए वहां बैठे हर एक इंसान ने देख लिया था कि कौन कॉल कर रहा है। कॉलर आईडी पर जानू लिखा आ रहा था। श्लोक ने एक्सक्यूज मी कहा और समीक्षा को मीटिंग कंटिन्यू करने का इशारा करते हुए रूम से बाहर चला आया। कॉल पिक करते ही श्लोक ने पूछा, पहुंच गई तुम? कैसा फील कर रही हो? ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम फ्लाइट एक्सपीरियंस था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? होटल पहुंच गई हो या नहीं? जाह्नवी ने जवाब दिया, हाँ श्लोक, मैं पहुंच गई हूँ। सब ठीक है। मैं अभी फ्रेश हुई हूँ और तुरंत ही आपको कॉल किया। श्लोक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छी बात है। अब तुम कुछ खा लो और आराम करो। अपना ध्यान रखना। जाह्नवी ने पूछा, आप क्या कर रही हो? आपने लंच किया? श्लोक ने जवाब दिया, हाँ कर लिया था। अभी मैं मीटिंग में बिजी था। जाह्नवी ने तुरंत कहा, सो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप कंटिन्यू कीजिए, हम बाद में बात करते हैं। श्लोक ने कहा, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ तुमने कॉल किया।
अब तो मुझे सुकून मिल गया है कि तुम आराम से होटल पहुंच चुकी हो, क्योंकि मैं अभी तक तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। अब फाइनली मैं मीटिंग पर ध्यान दे सकता हूँ। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके बाय, रात को आपसे बात करूंगी। श्लोक ने भी बाय कहा और मुस्कुराते हुए वापस मीटिंग रूम में चला गया। वहां पहुंचते ही श्लोक ने देखा कि सभी की नजरें उसके ही ऊपर थी। समीक्षा और श्रेयांश को छोड़कर सबके चेहरों पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। मीटिंग के बीच में श्लोक कभी भी कॉल्स अटेंड नहीं करता था और फिर कॉलर आईडी भी बहुत से लोगों को हैरान कर रही थी। श्लोक ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, मीटिंग पर फोकस करिए सभी। आई वॉन्ट रिजल्ट्स, सो डू योर बेस्ट। इसके बाद मीटिंग वापस कंटिन्यू हुई। जाह्नवी श्लोक से बात करने के बाद जैसे ही पीछे घूमी अपर्णा से टकरा गई। अपर्णा ने एक शरारती मुस्कान लिए हुए पूछा, श्लोक से बात कर रही थी। निशा ने भी रूम के अंदर आते हुए कहा, और नहीं तो क्या, श्लोक के अलावा कोई दूसरा है जिसकी जाह्नवी इतनी ज्यादा फिक्र करे। जाह्नवी ने बेड पर बैठते हुए कहा, ओ प्लीज ऐसा तो मत कहो। श्लोक की पूरी फैमिली भी तो है जिनकी मैं फिक्र करती हूँ, जिस तरह वो मेरा ध्यान रखते हैं। अपर्णा ने कहा, वो तो है, लेकिन जब तुम श्लोक से बात करती हो तो एक अलग सी ही स्माइल तुम्हारे चेहरे पर होती है। जब हम क्लास में होते हैं और श्लोक का तुम्हें टेक्स्ट आता है तो तुम्हें लेक्चर ओवर होने का इंतजार होता है कि कब तुम फ्री होकर श्लोक से बात करो। तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो। ये सुनकर जाह्नवी हैरान हो गई। प्यार जैसा शब्द तो उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं, तो फिर अपर्णा इतना शो होकर ये बात कैसे कह सकती थी। निशा ने अपर्णा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कहा तुमने। वो दिन याद है जब श्लोक सुबह सुबह ही ऑफिस जा चुके थे और जाह्नवी बस ड्राइवर के साथ कॉलेज आई थी। चेहरा देखा था जाह्नवी का, ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगी, क्योंकि उसे सुबह सुबह श्लोक का चेहरा देखने को नहीं मिला था। और जब घर जाने की बारी आई और श्लोक तो जाह्नवी नजर नहीं आई तो वो बिना किसी चीज की परवाह किए उसे ढूंढने आ गए। स्टूडेंट्स उन्हें देख सकते थे और बात बाहर तक पहुंच सकती थी, लेकिन श्लोक को बस जाह्नवी से मतलब था और थैंकफुली सही समय पर श्लोक ने आकर हम तीनों को बचा लिया। अपर्णा ने जाह्नवी से कहा, तुम बहुत लकी हो जाह्नवी, जो तुम्हें श्लोक जैसा पार्टनर मिला है। एक नई फैमिली मिली है। शेरगिल फैमिली का हर एक मेंबर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आज के टाइम में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। इतनी बड़ी फैमिली का हर एक मेंबर पैसे से ज्यादा इंसान की कदर करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। कम से कम वो किसी को उसके स्टेटस के बेस पर जज तो नहीं करते और बदले में बिना कुछ मांगे प्यार फैलाते हैं। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो है। कई बार मैं भी यही सोचकर हैरान हो जाती हूँ कि ऐसा कैसे। आज के टाइम में हर कोई रिश्ता तोड़ना जानता है, जबकि रिश्ता जोड़ना बहुत कम लोग जानते हैं। मैं तो फिर भी एक अजनबी थी, लेकिन जितना प्यार मुझे श्लोक की फैमिली ने दिया है उतना खुद की फैमिली से भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करती। अचानक जाह्नवी को कुछ याद आया और वो बोली, तुम दोनों से मैंने काफ़ी कुछ छिपाया है। सही समय आने पर ज़रूर बताऊंगी, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझे जज नहीं करोगी और समझने की पूरी कोशिश करोगी। निशा ने जाह्नवी का एक हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, इट्स ओके। हर इंसान के सीक्रेट्स होते हैं एंड वी रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। जब तुम्हें लगे कि तुम हमसे वो सीक्रेट शेयर करना है, हम तुम्हें हमेशा तुम्हारे ही पास मिलेंगे। बिना किसी जजमेंट के हम तुम्हारी बात सुनेंगे, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वी आर बेस्टीज और हम कभी अलग नहीं होंगे। अपर्णा ने कहा, अब ये बेस्ट फ्रेंड सेशन पूरा हो चुका हो तो आराम कर लो। शाम तो हो चुकी है। आज कहीं जाने का मन नहीं है, प्लस हमें अलाउ भी नहीं किया गया है, इसलिए हम या तो सो सकते हैं या कोई मूवी देख सकते हैं। निशा ने कहा, मूवी ही देख लेते हैं ताकि रात को जल्दी सो सकें। कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाया और काउच पर बैठ गई। सभी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करने के बाद निशा और अपर्णा भी अपनी अपनी जगह बैठ गई और एक मूवी सेलेक्ट करने के बाद उसे प्ले कर दिया। पर जाह्नवी का ध्यान इस समय मूवी देखने पर नहीं था। वो तो निशा और अपर्णा की कही गई बातों के बारे में सोच रही थी। जाह्नवी ने खुद से पूछा, क्या मैं सच में श्लोक से प्यार करती हूँ?
पर प्यार होता क्या है? वही जो मिस्टर श्रीवास्तव ने माँ से किया था। नहीं तो फिर? पर श्लोक की फैमिली में भी तो लव मैरिज वाले कपल्स हैं। दादी दादाजी, बुआ फूफाजी, मम्मी पापा, ये सब तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो क्या मैं भी श्लोक से? जाह्नवी फिर रुक गई। अब वो श्लोक के पर्सपेक्टिव से सोच रही थी। जाह्नवी ने खुद से पूछा, क्या श्लोक भी मुझसे प्यार करते हैं? सिर्फ मुझसे किए गए वादे के चलते वो अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं। मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, और न जाने क्या क्या उन्होंने मेरे लिए किया है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे मोहित जैसे घटिया इंसान से न सिर्फ बचाया लेकिन उसे सबक भी सिखाया। ये क्या है? क्या यही प्यार है? श्लोक आज जाह्नवी वाली साइड पर लेटा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि वो जाह्नवी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। अभी तक जाह्नवी का कॉल नहीं आया था और श्लोक उसका ही इंतजार कर रहा था। वो घर जाने के बजाय अपार्टमेंट में ही रुक गया था और उसने ऐसा क्यों किया, इस बात से श्लोक खुद अनजान था। श्लोक जाह्नवी की तस्वीर को ही निहार रहा था, तभी जाह्नवी का कॉल आया। श्लोक ने मुस्कुराते हुए कॉल पिक किया और कहा, मैं तुम्हें ही मिस कर रहा था। जाह्नवी ने कहा, मैं भी। मैं कब से आपको कॉल करना चाह रही थी, लेकिन पहले कुछ टाइम प्रोफेसर्स ने ले लिया और फिर बाकी का समय दिन। अब सब अपने अपने रूम्स में जा चुके हैं, मेरी दोनों फ्रेंड्स भी। श्लोक ने अचानक कहा, वीडियो कॉल करते हैं? जाह्नवी ने पूछा, इस समय? श्लोक ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तुम्हारे बिना नींद भी नहीं आ रही। जाह्नवी ने कहा, प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। श्लोक ने हंसते हुए कहा, ओक फाइन, कॉल डिस्कनेक्ट करो, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। जाह्नवी ने कहा, बस 5 मिनट। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जाह्नवी ने तुरंत अपना नाइट सूट उठाया और चेंज करके बाहर आ गई। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही मुस्कान थी क्योंकि एक नई फीलिंग दिल में जाग उठी थी। ये प्यार था या नहीं ये तो जाह्नवी को नहीं पता था, लेकिन वो श्लोक को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी, ये बात वो अच्छे से जान चुकी थी। बिस्तर पर आराम से ब्लैंकेट ओढ़कर बैठने के बाद जाह्नवी ने श्लोक को वीडियो कॉल किया और श्लोक का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के बाद दिल को थोड़ा सुकून मिला। श्लोक ने पूछा, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? जाह्नवी ने कहा, कुछ आप जैसा ही हाल है मेरा भी। अब आदत लग चुकी है ना, तो जल्दी जाएगी नहीं? श्लोक ने कहा, अब जाएगी भी नहीं क्योंकि पूरी जिंदगी एक साथ ही रहना है। जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर बैकग्राउंड देखते हुए श्लोक से पूछा, आज आप घर नहीं गए? श्लोक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ। जाह्नवी ने पूछा, पर क्यों? श्लोक ने कहा, बस ऐसे ही। तुम बताओ कैसा लग रहा है वहाँ जाकर? होने वाले इवेंट्स के लिए एक्साइटेड हो? जाह्नवी ने जवाब दिया, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ 6 स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलना, जिनमें मैं भी एक हूँ, ये एक सपने जैसा ही है। ये सेमिनार मेरे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ। श्लोक ने प्यार से कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेबी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुमने अपने सारे सपने पूरे करोगी। जाह्नवी ने शर्माते हुए कहा, आप साथ हो तो सपने जरूर पूरे होंगे। श्लोक ने मन ही मन कहा, ऐसे मत शर्माओ मेरी जान, मन तो कर रहा है इसी समय वहां आ जाऊं और रात भर बस तुम्हें किस करता रहूं। आशांक अपना सारा सामान पैक करने के बाद ऑफिस पहुंच चुका था। उसे अपनी नई मूवी की शूटिंग करने के लिए फ्रांस जाना था। वो इस समय अपने मैनेजर के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। बाकी की पूरी टीम भी वहीं बैठी हुई थी। भले ही ये रात का समय था, लेकिन सांची एक बार सभी से मिलने ऑफिस आ पहुंची थी। इस समय वो कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। सांची ने कहा, आई होप आप सभी ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। प्लीज़ किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना और किसी और के साथ कुछ गलत मत करना। अगर आप सभी में से किसी के भी साथ कुछ गलत होता है तो खबर तुरंत मुझ तक पहुंचनी चाहिए। अपनी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें और मन लगाकर अपना काम करें। इज दैट क्लियर? सबने एक साथ कहा, यस बॉस। सांची ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, दैट्स इट फॉर टुडे।
1 घंटे बाद आप सभी की फ्लाइट है, इसलिए अपना सामान ठीक से चेक कर लीजिए। अगर कुछ कहना है तो मैं कैबिन में ही हूँ। यू ऑल आर वेरी वेलकम। ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर सांची कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गई। आशांत की नजरें तो सांची के चेहरे से एक भी बार नहीं हटी थी। उसे काफी कुछ कहना था, लेकिन क्या कहे ये समझ नहीं आ रहा था। अपनी हरकतों पर आशांत को बहुत गिल्ट हो रहा था। अगर उसने सिर्फ सिद्धार्थ की बात सुनकर पूरी सिचुएशन जज नहीं की होती तो वो सांची से कभी अलग भी नहीं होता और उसे उसकी टॉक्सिक फैमिली से प्रोटेक्ट भी कर लेता, लेकिन अभी देर नहीं हुई थी। सिद्धार्थ के लिए सांची के दिल में कोई फीलिंग्स नहीं, ये सुनकर आशांत को काफी तसल्ली हुई। आशांत ने अपने मैनेजर से कहा, मुझे सीईओ से कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरा यहीं पर वेट करिएगा। निपुण ने कहा, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। तुम्हारे ये सारे को एक्टर्स फिर से हमारी सीक्रेट रिलेशनशिप की खबरें जानना चाहेंगे। अब जो रिलेशन है ही नहीं उस पर मैं क्या कमेंट करूं। माना मैं बाइसेक्सुअल हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें डेट करूंगा। आशांत ने हंसते हुए कहा, इट्स ऑक, उन्हें इग्नोर करो। एक किसी झूठी खबर की वजह से मेरा नाम मेरी कोस्टार्स के साथ नहीं जुड़ा है और मैं हमेशा सभी स्कैंडल्स से बच जाता हूँ। निपुण ने आशांत की पीठ थपथपाते हुए कहा, स्मार्ट बॉय, अब जल्दी जाओ और जल्दी आओ। आशांत जल्दी से अपनी जगह से उठकर सांची से मिलने चला गया और आशांत के जाते ही बहुत से लोग निपुण को घेर कर बैठ गए। आशांत बिना नॉक किए कैबिन के अंदर चला गया और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। सांची ने बिना लैपटॉप से नजरें उठाए हुए कहा, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे आशांत। अब कौन सा नया इल्जाम मुझ पर लगाने आए हो? नहीं, इस बार तो तुम पर इल्जाम लगना चाहिए। आशांत ने कंफ्यूजन में पूछा, कौन सा इल्जाम? सांची ने जवाब दिया, यही कि मैं इस कंपनी में किसी गलत इंटेंशन से ही आई हूँ। इसलिए ही तो तुम कल इस रूम में आए थे। तुमने लैपटॉप खोला ही था तभी मैं यहाँ आ गई सिद्धार्थ के साथ और तुम्हें मजबूरन उस खिड़की के पीछे छिपना पड़ा। आशांत ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? कहीं तुमने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया? सांची ने तालियां बजाते हुए कहा, वाओ, अब इसमें जानबूझकर करने वाली कौन सी बात थी? क्या मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था? क्या मुझे ये पता था तुम इस रूम में हो जब मैं सिद्धार्थ से बात कर रही थी? बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो। आशांत ने कहा, ओह सॉरी, तुम्हें कैसे पता? तुम मुझे ये बताओ। सांची ने जवाब दिया, क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो अपना सामान ऐसे ही बिना सिक्योरिटी के छोड़ दूँ। इस रूम में सीक्रेट कैमरा और साउंड डिवाइसेस लगे हुए हैं। अगर तुम मेरे और सिद्धार्थ के बीच हुई बात को डिस्कस करने आए हो तो जिस रास्ते अभी अंदर आए उसी रास्ते बाहर चले जाओ। आशांत ने कहा, बात तो मुझे करनी ही है और मैं बात करके ही रहूंगा, पर सबसे पहले मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। सांची ने एक आईब्राव उठाते हुए पूछा, लेकिन तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर माफ़ी किस बात की? आशांत ने कहा, तुम भी जानती हो कि पूरी गलती मेरी ही है। मैंने न ही तुम्हारी बात सुनी और न अपने भाइयों की। पूरी सिचुएशन खुद ही अस्यूम कर ली थी। मेरी ही गलती की वजह से हम दोनों अलग हुए। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कम बैक टू मी, हम एक नई शुरुआत करेंगे। सांची ने कहा, इट्स ऑक, मुझे इस सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। मैंने सिद्धार्थ को एक मौका देने का वादा किया है और मुझे वो वादा निभाना है। तुम्हारे लिए ये कहना आसान होगा कि एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं। जिस इंसान ने मुझ पर पहले भरोसा नहीं किया वो फ्यूचर की क्या गारंटी देगा? आशांत ने सांची के करीब आते हुए कहा, तुम हमेशा दूसरे मौके की बात करती हो ना। तुम कहती हो ना हर कोई दूसरा मौका डिजर्व करता है, तो फिर मैं क्यों नहीं? मैं वादा करता हूँ कि दोबारा कभी बिना सोचे समझे तुम पर शक नहीं करूँगा। सांची ने कहा, मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं करूँगी। मुझे सिद्धार्थ के साथ मूव ऑन करना है, दैट्स इट। अब तुम जा सकते हो। आशांत ने कहा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वैसे तुम्हें ये सुनकर झटका लगेगा कि मेरे तुम पर शक करने की असली वजह सिद्धार्थ ही था। बस कुछ दिन इंतजार करो,
वापस लौटने के बाद मैं तुम्हें सबूत के साथ बताऊंगा कि हमारी लव स्टोरी का मेन विलन सिद्धार्थ ही था। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सिद्धार्थ से दूरी बनाए रखना। इतना कहने के बाद आशांत ने सांची के माथे पर किस किया और बाहर चला गया। सांची ने खुद से ही पूछा, क्या मतलब कि सिद्धार्थ मेन विलन है? क्या किया था उसने? श्लोक बहुत प्यार से जाह्नवी को देख रहा था, वहीं जाह्नवी सो गई थी। श्लोक से बातें करते करते उसे नींद आ चुकी थी और अब श्लोक को भी नींद आने लगी थी। वीडियो कॉल ने दोनों की ही काफ़ी मदद की थी। श्लोक ने जाह्नवी को देखते हुए कहा, बहुत मन करता है कि तुम्हें तुरंत अपनी फीलिंग्स बताऊं, लेकिन तुमसे दूर जाने का ख्याल बहुत डरा देता है। पर अब मैं ज़्यादा समय तक ये बात छिपा कर नहीं रख सकता। बस 2 महीने और, मेरे बर्थडे वाले दिन मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर करूंगा जाह्नवी। तुम मुझसे प्यार ना भी करो तो भी चलेगा, बस तुम्हारा साथ ही मेरे लिए काफ़ी है। पूरा दिन कहाँ थे आप आज? सेमिनार ओवर होने के बाद जब मैं रूम में आई तब भी आपसे बात नहीं हुई। शाम को भी डिनर करने उसने से पहले भी मैंने आपको कॉल किया पर आपने पिक नहीं किया। जहाँ तक मुझे याद है आज कोई ज़रूरी मीटिंग तो नहीं थी आपकी, फिर कहाँ गायब थे आप? जाह्नवी ने शिकायती अंदाज में पूछा। श्लोक ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए पूछा, तुमने मुझे मिस किया ना? सच बताओ। जाह्नवी ने जवाब दिया, बहुत ज़्यादा। बस 2 दिन बाकी है फिर मैं वापस आ जाऊंगी। श्लोक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया पर आज मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी देर मुझसे बात किए बिना रह पाओगी। जाह्नवी ने गुस्से से पूछा, मतलब आपने ये जानबूझकर किया? श्लोक ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या। रोज़ जब तुमसे पूछता हूँ कि तुमने मुझे मिस किया या नहीं तो तुम हमेशा मना करती थी। आज मुझे सच जानना था कि अगर पूरे दिन मैं तुमसे बात नहीं करूँगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी? जाह्नवी ने गुस्से में कहा, अब मैं आपसे बिल्कुल ही बात नहीं करने वाली। अब आप अपना रिएक्शन खुद देखते रहना। श्लोक ने तुरंत कहा, नहीं बेबी ऐसा मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जाह्नवी ने कहा, बट आई एम सीरियस, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। इतना कहकर जाह्नवी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी उसे डॉबेल की आवाज़ सुनाई दी। जाह्नवी ने पूछा, पक्का अपर्णा ही होगी? ये लड़की टाइम नहीं देखती, बस घुसी चली आती है। खुद से ही बातें करती हुई जाह्नवी दरवाज़ा खोलने पहुंची। दरवाज़ा खोलने के बाद अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वो चौंक गई। ये कोई और नहीं बल्कि श्लोक था। श्लोक ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा लगा सरप्राइज? जाह्नवी बिना कुछ कहे श्लोक के गले लग गई। श्लोक ने जाह्नवी के माथे पर किस किया और उसे अंदर ले जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। जाह्नवी ने पूछा, आप यहाँ? मुझे बताया क्यों नहीं? श्लोक ने जवाब दिया, तुम्हें सरप्राइज जो देना था। कल शाम मुझे एक पार्टी अटेंड करनी है इसलिए आज यहाँ आ गया। यही वजह थी तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर रहा था। तुम्हें मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई? जाह्नवी ने कहा, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लग रहा जैसे आपको काफ़ी समय बाद देख रही हूँ। श्लोक ने हंसते हुए कहा, हाँ तो इतने दिन बीत तो गए। 5 दिन क्या कम होते हैं? जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाया। श्लोक ने कहा, चलो अब सो जाते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। जाह्नवी ने पूछा, आप यहाँ कहाँ? कौन से रूम में रुके हो आप? ओ वेट, आपने नाइट सूट क्यों पहना है? श्लोक ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है इस शहर में होने के बावजूद मैं तुमसे दूर रहूँगा? मेरा रूम ऊपर वाले फ्लोर पर है, लेकिन जब मेरी वाइफ यहाँ है तो मैं कहीं और क्यों? राइट जाह्नवी। जाह्नवी ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया। श्लोक ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, होपफुली तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अब हमें सो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। जाह्नवी ने कहा, आपको भी? किसी ने आपको अगर मेरे रूम में देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। श्लोक ने जाह्नवी को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ज़्यादा मत सोचो डार्लिंग, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। जाह्नवी ने हाँ में सिर हिला दिया। अचानक श्लोक ने जाह्नवी को अपने ऊपर खींच लिया और किस करने लगा। जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद की और किस बैक किया, पर आज वाली किस में सॉफ्टनेस तो बिल्कुल नहीं थी। श्लोक ही नहीं, जाह्नवी भी उसे काफ़ी रफली किस कर रही थी।
श्लोक ने धीरे से जाह्नवी के लिप्स को बाइट किया पर इस बात का ध्यान रखा कि उस पर निशान न बन जाएं। फिर श्लोक ने धीरे से पोजीशन फ्लिप की और धीरे धीरे जाह्नवी के पूरे चेहरे को किस किया। बीच बीच में श्लोक जाह्नवी के एक्सप्रेशंस भी नोट कर रहा था कि कहीं वो अनकंफर्टेबल तो नहीं फील कर रही। श्लोक ने जाह्नवी की शर्ट का एक बटन खोलकर उसे ओपन माउथ किसेस दी। श्लोक ने प्यार से जाह्नवी से पूछा, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो या फिर रेडी नहीं हो तो मुझे बता सकती हो। जाह्नवी ने श्लोक की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि आप रुक जाओ। जो शुरू किया है उसे पूरा करते हैं। आई वॉन्ट टू बी योर्स। श्लोक ने पूछा, आर यू श्योर बेबी? प्रेशर में आकर हाँ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें थोड़ा सा भी रिग्रेट हो। जाह्नवी ने श्लोक को अपने करीब खींचते हुए कहा, अगर आपने दोबारा ये सवाल पूछ तो फिर मैं आपको रूम से बाहर निकाल दूंगी। फिर अपने डिसीजन पर आप रिग्रेट। श्लोक ने जाह्नवी को अपनी बात पूरी भी नहीं कहने दी और अपने होंठ जाह्नवी के होंठों पर रख दिए। जाह्नवी ने बहुत बोल्ड बनते हुए श्लोक की शर्ट उतारकर उसे रूम में कहीं फेंक दिया। श्लोक ने जाह्नवी की नेक पर किस किया, फिर हल्के से बाइट किया और उसे सक किया। इसी तरह वहां कई सारी लव बाइट्स के निशान बन चुके थे। श्लोक आगे बढ़ रहा था लेकिन जाह्नवी ने उसे रोककर बहुत रफली किस किया। वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रही थी। श्लोक ने हाथ आगे बढ़ाकर लाइट्स ऑफ की और ऊपर से ब्लैंकेट डाल ली। काफी देर तक लव मेकिंग के बाद श्लोक जाह्नवी के बगल में आकर लेट गया। जाह्नवी ने अपना सिर श्लोक के सीने पर रख लिया और उसकी हार्टबीट सुनने लगी। श्लोक ने पूछा, आर यू ओके बेबी? कोई दिक्कत है तो तुरंत मुझे बताओ। जाह्नवी ने ना में सिर हिला दिया। श्लोक ने मन ही मन खुद से कहा, आई थिंक मुझे जाह्नवी से अपनी फीलिंग्स शेयर कर लेनी चाहिए। उसे सब कुछ जानने का पूरा हक है और आज नहीं तो कल मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा ही, तो यही समय परफेक्ट है। श्लोक ने बहुत हिम्मत के साथ कहा, आई लव यू जाह्नवी। आई लव यू सो मच। जाह्नवी ने पूछा, रियली? श्लोक ने जवाब दिया, हाँ। तुमसे झूठ थोड़ी कहूंगा, वो भी इस मोमेंट पर। जाह्नवी ने लगभग उछलते हुए कहा, ओ माय गुडनेस, आई लव यू टू श्लोक। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब इतनी जल्दी हो रहा है। श्लोक को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जाह्नवी और प्यार, क्या उसे कुछ गलत सुनाई दे रहा था? श्लोक ने कहा, बेबी तुम एक बार फिर रिपीट करो कि तुमने क्या कहा। जाह्नवी ने श्लोक के सीने पर किस करते हुए कहा, मैंने कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत से मेरा मतलब है अनलिमिटेड। आई लव यू अ लॉट। हाँ, कुछ दिन पहले ही मुझे अपनी ये फीलिंग्स रियलाइज हुई है, पर प्यार तो है और कितना प्यार है ये मुझे आज पता चला। आप जैसे इंसान से कोई प्यार ना करे तो क्या करे? श्लोक कुछ देर तक जाह्नवी को देखता रहा। हालांकि कमरे में अंधेरा था पर इतनी रोशनी तो थी कि वो जाह्नवी से आई कांटेक्ट मेंटेन कर सके। श्लोक ने जाह्नवी को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। मैंने कब से ये फीलिंग अपने अंदर दबा कर रखी थी तुम नहीं जानती। मैं डरता था कि कहीं तुम मुझसे दूरी न बना लो क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें प्यार से ही नफरत है, पर आज हिम्मत करके मैंने कह ही दिया। जाह्नवी ने भी एक्सेप्ट किया, हाँ पहले मुझे प्यार शब्द से ही नफरत थी लेकिन आपसे शादी के बाद मेरा नजरिया बदला। श्रीवास्तव फैमिली में हर एक इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए अपने पार्टनर के साथ है, पर शादी के बाद मैंने मम्मी पापा दादी दादाजी से जाना कि प्यार क्या होता है। जिस दिन मैं हैदराबाद आई उस दिन बातों ही बातों में मुझे पता चला कि आप और मैं दोनों कितना आगे आ चुके हैं और बढ़ते दिनों के साथ मैं अपनी फीलिंग्स जान चुकी थी और सही समय का वेट कर रही थी। आज की रात मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। श्लोक ने जाह्नवी की नाक पर हल्के से किस करते हुए कहा, मेरे लिए भी। जाह्नवी अपनी जगह से उठने लगी तो श्लोक ने पूछा, कहाँ जा रही हो बेबी? जाह्नवी ने कहा, शावर लेने। श्लोक ने पूछा, मैं कुछ हेल्प करूं? जाह्नवी ने ना में सिर हिलाया और बाथरूम में चली गई। श्लोक ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या करने यहाँ आया था और क्या हुआ? पर जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब मुझे अपनी फीलिंग्स छुपानी नहीं पड़ेंगी। पर ये खुश होने का टाइम नहीं है।
जाह्नवी की जान खतरे में है और वो सतीश शर्मा न जाने किस कोने में छिप कर बैठा है। ऊपर से जाह्नवी की सो कॉल्ड बुआ भी गायब है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या श्लोक अपने प्यार को बचा पाएगा? क्या इस बार श्लोक अपने और जाह्नवी के दुश्मनों को खत्म कर देगा या एक बार फिर अपने प्यार से बिछड़ जाएगा? वेलकम टू आवर चैनल। अध्याय 36 to 40। श्लोक ने जाह्नवी के माथे पर हल्के से मसाज करते हुए कहा, बेबी उठ जाओ। इससे पहले कोई इस रूम में आए, मैं जा रहा हूँ। जाह्नवी ने कहा, अभी नहीं, मुझे कुछ देर और सोना है, आप ही सो जाओ। श्लोक ने कहा, लेकिन किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर तुम ही गुस्सा करोगी। जाह्नवी ने श्लोक को वापस अपनी बाहों में लपेटते हुए कहा, आई डोंट केयर। सो जाए और मुझे भी सोने दीजिए। श्लोक ने एक गहरी सांस ली और जाह्नवी को किस करते हुए कहा, ऑफ माय लव। जाह्नवी ने लव यू कहकर दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। जाह्नवी तो दोबारा सो गई थी, लेकिन श्लोक को अब दोबारा नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए उसने अपना फ़ोन उठा लिया। वो कुछ इम्पॉर्टेंट ईमेल्स पढ़ने लगा। एक ईमेल को पढ़ते ही श्लोक के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा बोझ उसके कंधे से उतार दिया गया हो। पर अब यहाँ से उठना ज़रूरी हो गया था। श्लोक अपनी जगह से उठा और जाह्नवी को ब्लैंकेट से ठीक से कवर करने के बाद वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद श्लोक ने किसी को कॉल किया और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पर लग गया। बीच बीच में श्लोक जाह्नवी की तरफ भी देख रहा था कि कहीं वो उठ तो नहीं गई। जब जाह्नवी उठ गई थी तो श्लोक ने कहा, मैंने कुछ दवाइयाँ मंगवाई हैं, तुम ले लेना और अब मुझे चलना चाहिए। जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर लेना, मैं फ्री ही हूँ पूरे दिन। जाह्नवी ने बस हाँ में सिर हिला दिया तो श्लोक ने पूछा, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही? कोई प्रॉब्लम है क्या? जाह्नवी ने शर्माते हुए चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। ये देखकर श्लोक के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने जाह्नवी के चीक्स पिंच करते हुए कहा, ओ माय बेबी, तुम शर्माते हुए कितनी क्यूट लगती हो। पर तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल था। जाह्नवी ने श्लोक के गले लगते हुए कहा, फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। श्लोक ने शरारत से कहा, कोई बात नहीं बेबी, जब चीज़ें रिपीट होंगी न तो तुम्हारी शर्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जाह्नवी ने श्लोक के सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा, शेमलेस। श्लोक ने जाह्नवी के हाथों को किस करते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। और किसी ने मेरी ये साइड नहीं देखी और मैं किसी को दिखाऊंगा भी नहीं। जाह्नवी ने छोटी सी मुस्कान के साथ श्लोक के लिप्स पर किस किया और कहा, आई लव यू। श्लोक ने भी बहुत प्यार से कहा, आई लव यू टू जानू। आई रियली डू। कुछ देर तक बातें करने के बाद श्लोक अपने रूम में वापस लौट गया। जाह्नवी को मेडिसिन्स मिल गई थी जो वो ब्रेकफास्ट के बाद खा चुकी थी। निशा ने अपर्णा ने पूछा, तुम्हें आज जाह्नवी का एटीट्यूड कुछ अलग सा नहीं लग रहा? आज वो कुछ ज़्यादा ही खुश है। चेहरा भी अलग ही ग्लो कर रहा है, जैसे कोई कीमती खजाना मिल गया हो। अपर्णा ने जाह्नवी से कहा, हाँ मुझे भी वही लग रहा है जो निशा कह रही है। अपनी इस खुशी का राज हमें भी तो बताओ। यहाँ आने के बाद तो तुम काफ़ी मुरझा गई थी, पर आज कुछ तो अलग है। क्या अलग है ये तुम हमें बताओगी या हम खुद पता करें? जाह्नवी ने बहुत सोच विचार के साथ कहा, अब तुमसे क्या छिपाना। ये सच है कि मैं बहुत खुश हूँ, बात ही कुछ ऐसी है। अपर्णा ने पूछा, क्या बात है, जल्दी बताओ। जाह्नवी ने जवाब दिया, बाद में पक्का बताऊंगी। अभी जिस काम को कर रहे हैं उस पर फोकस करो। अगर किसी ने सुन लिया तो दिक्कत हो सकती है। ये सुनते ही अपर्णा चुपचाप आगे की तरफ देखने लगी। शाम के समय जब जाह्नवी अपने रूम में वापस लौटी तो उसकी दोनों फ्रेंड्स भी साथ ही आ गई। जाह्नवी हाथ मुंह धोने के बाद अपनी जगह पर बैठ गई। उसने अपनी फ्रेंड्स को इग्नोर किया और फ़ोन चेक करने लगी। श्लोक का अभी अभी टेक्स्ट आया, होपफुली तुम ज़्यादा थकी नहीं होगी। अगर थक गई हो तो थोड़ा सो जाओ। मुझे एक पार्टी में जाना है तो मैं रात को ही लौटूंगा। जाह्नवी ने रिप्लाई किया, ओ मैं वेट करूंगी। श्लोक का वापस टेक्स्ट आया, ओक लव।
जाह्नवी ने जैसे ही अपनी नजरें उठाई तो अपर्णा और निशा दोनों ही उसे देख रही थी। जाह्नवी जानती थी जब उसने कुछ बताने का वादा कर दिया है तो ये दो लड़कियां उसे चैन से जीने नहीं देंगी। जाह्नवी ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या जानना है तुम दोनों को? जल्दी पूछो, फिर मुझे सोना भी है। अपर्णा ने पूछा, सोना है? इस समय? रात को कहाँ जाओगी तुम? निशा ने कहा, हम यहाँ टॉपिक से भटक रहे हैं। हमें बस ये जानना है कि तुमसे क्या छिपा रही हो। आर यू हैविंग सम फन विदाउट अस? जाह्नवी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट। तुम पागल हो, हमें कहीं भी जाने की परमिशन नहीं है। निशा ने पूछा, तो फिर? कल तो तुम्हारा चेहरा ऐसा हो रखा था जैसे तुम रो पड़ोगी क्योंकि तुम अपने समवन स्पेशल को बहुत मिस कर रही थी। आज अचानक क्या हुआ जो तुमने एक बार भी श्लोक की बात नहीं की? कुछ हुआ है क्या? अर्पिता ने कहा, देखो जाह्नवी, अगर तुम्हें लग रहा है कि हम तुम्हारी पर्सनल स्पेस में दखल दे रहे हैं तो तुम हमें बता सकती हो, लेकिन हमें तुम्हारी चिंता। कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम अपनी इस स्माइल के पीछे छिपा रही हो। तुम सब कुछ शेयर कर सकती हो, हम तुम्हें कोई ना कोई एडवाइस तो दे ही देंगे। जाह्नवी ने अपनी दोनों फ्रेंड्स के करीब बैठते हुए कहा, ऐसा नहीं है गाइस। मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरी परवाह करती हो और मैं लकी हूँ कि तुम दोनों ही मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हो। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि सब ठीक है। ये मेरी जेन्युइन स्माइल है और इसकी वजह कुछ और ही है। अपर्णा और निशा ने एक साथ कहा, तो फिर बताओ ना, खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। जाह्नवी ने शर्माते हुए कहा, वो क्या है ना, कल मैं बहुत दिनों के बाद श्लोक से मिली इसलिए बहुत खुश हूँ। अर्पिता ने अपने कान साफ करते हुए कहा, मैंने कुछ गलत सुन लिया है? श्लोक और वो भी इस जगह? निशा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वही तो। तुम मजाक कर रही हो ना? जाह्नवी ने ना में सिर हिलाया और कहा, सच कह रही हूँ। यही है मेरे खुश होने की वजह। इसलिए ही तो कल पूरे दिन मेरी बात नहीं हुई थी श्लोक से। आई एम सो हैप्पी। जाह्नवी ने ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई, बस थोड़ी बहुत बातें ही बताई। अपर्णा ने जाह्नवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कभी कभी मैं तुमसे जालस फील करती हूँ। तुम्हें एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिला है। निशा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयां देखी हैं और उसके बदले तुम्हें श्लोक मिला। यू डिजर्व इट गर्ल। तुम्हें एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिला है और तुम्हें हमेशा इस बात के लिए थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें ज़्यादातर खुशियाँ श्लोक के ही कारण मिली हैं। जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये तो सच बात है। श्लोक से मिलने के बाद ही मुझे खुशियाँ मिली है, या यूँ कहूँ दुनिया मिली है। एक बड़ी सी फैमिली, मम्मी पापा दादी दादाजी भाई बहन, सब कुछ है मेरे पास और मैं खुश हूँ। अपर्णा ने अपने ख्यालों में खोते हुए कहा, मुझे कब मिलेगा मेरा मिस्टर परफेक्ट? जो क्वालिटीज़ मैं अपने लाइफ पार्टनर में चाहती हूँ वो आज तक मुझे किसी लड़के में देखने नहीं मिली। निशा का भी यही ख्याल था। उसके दिल और दिमाग में श्लोक के लिए जो कुछ भी था वो उस दिन ही खत्म हो गया था जब उसने श्लोक की पॉसेसिव साइड के बारे में सुना था। कियारा की तरह वो श्लोक का अगला शिकार नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने सारी फीलिंग्स को जला डाला। जाह्नवी ने कहा, परफेक्शन इज अ मिथ गाइस। प्यार में इंसान को क्वालिटीज नहीं देखी जाती, प्यार बस हो जाता है विदाउट एनी वार्निंग। तुम दोनों देखना, जिस दिन तुम्हें प्यार होगा ना तुम उसके फ्लॉज भी बिना किसी दिक्कत के एक्सेप्ट करोगे। हर एक इंसान में कमियां होती हैं और जब तुम्हें प्यार होगा ना तब तुम उन कमियों को बिना किसी सवाल के अपना लोगे। दैट्स द पावर ऑफ लव। निशा ने जाह्नवी को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है भाई, आज तो कोई लव गुरु बन गया है। तुम्हारी इस एडवाइस के साथ मैं जिंदगी में बहुत आगे जाने वाली हूँ। जाह्नवी हंस पड़ी। कुछ देर बाद निशा और अपर्णा दोनों अपने अपने रूम्स में चली गई और जाह्नवी ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। रात का समय उसे श्लोक के साथ बिताना था, इसलिए उसने इस समय ही नींद पूरी कर ली। वही श्लोक पार्टी में तो गया था लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। नील भी साथ आया हुआ था क्योंकि यहाँ आने का कारण पार्टी नहीं बल्कि कुछ और था। श्लोक ने जूस का एक सीप लेते हुए नील से कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी नील, मैं सब मैनेज कर लेता।
नील ने उसे डांटते हुए कहा, क्या जरूरत नहीं थी। एक तो कल बिना बताए चला आया, जानता भी है तुझ पर भी एक अटैक प्लान किया जा रहा था। ये तेरे किसी बिजनेस राइवल का काम है। छोटे पापा को जब ये पता चला तो उन्होंने तुरंत मुझे यहाँ भेज दिया। श्लोक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पापा भी न। चलो अच्छा ही है, तुम्हारे कारण सब जल्दी सेटल हो गया। उसकी डेड बॉडी का क्या हुआ, ठिकाने लगाया या नहीं? नील ने कहा, चिंता मत कर भाई, एक दिन का नहीं बचा है। श्लोक ने मुस्कराते हुए कहा, वेरी गुड, अब हमें चलना चाहिए। सतीश शर्मा जी की खातिरदारी भी तो करनी है। नील ने हंसते हुए कहा, हाँ चल। श्लोक ने मन ही मन कहा, मेरी कई ऐसी साइड्स हैं जिनसे तुम अनजान हो जाह्नवी। जल्दी ही तुम्हें अपना हर एक सीक्रेट बताऊंगा, बस तुम मुझसे दूर जाने की बात मत करना वरना ये तुम्हारे लिए ही हार्मफुल होगा। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। सतीश के एक पोल पर बांधा गया था। उसकी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि वो खड़े खड़े काफी थक गया है, पर वो हद से ज्यादा थक चुका था इसलिए सो गया था। श्लोक के वहां पहुंचते ही उसके बॉडीगार्ड सचिन ने सतीश के मुंह पर पानी उड़ेल दिया। श्लोक को देखते ही सतीश गुस्से से भर उठा और चीखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाकर इस तरह ट्रीट करने की? जानते भी हो कौन हूँ मैं और क्या कर सकता हूँ मैं? श्लोक ने हंसते हुए कहा, तुम एक बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो सतीश शर्मा। तुम्हारे सारे गुनाहों का चिट्ठा मेरी फाइल में पड़ा है, लेकिन यहाँ मैं वो डिस्कस करने नहीं आया। मुझे बस ये जानना है कि तुमने कितने अटैक्स प्लान किए हैं। अगर बचकर जाना चाहते हो तो तुरंत ये सब रोक दो वरना अच्छा नहीं होगा। सतीश ने एक जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगा? नहीं, तुमने मेरे बेटे के साथ जो किया है मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तुम मुझे मार भी डालोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्लोक ने आराम से कहा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम खुद अपनी जान लोगे। मैंने तुम्हें अभी एक मौका दिया था बचने का, लेकिन तुमने वो मौका गंवा दिया। डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारे प्यारे बेटे के साथ जेल भेज दिया जाएगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला और आखिरी गिफ्ट है। सतीश ने हंसते हुए कहा, तुम कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मैं कुछ भी करके जेल से बाहर निकल आऊंगा, पर तुम्हारी प्यारी पत्नी जाह्नवी का क्या होगा? खतरा अभी टला नहीं है। मैं न सही पर रंजना ये काम पूरा करके रहेगी। श्लोक ने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। उस घटिया औरत को मैं ढूंढ निकलूंगा इससे पहले कि वो मेरी जाह्नवी को कोई नुकसान पहुंचाए और तुम बस तमाशा देखते रह जाओगे या फिर तब तक तुम नर्क पहुंच जाओगे। सतीश ने बेफिक्री से कहा, देखते हैं। मेरे बेटे के साथ तुमने जो किया वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ये बात जल्दी ही प्रूव होगी। श्लोक ने सतीश का गला पकड़ते हुए कहा, मेरी जाह्नवी की तरफ गलत नज़र से देखना तुम्हारे बेटे की गलती थी और मुझसे इस तरह बात करना तुम्हारी गलती। अब जो होने वाला है उसके बाद शायद ही तुम पछता सको, क्योंकि पछताओगे तब न जब जिंदा बचोगे। इतना कहकर श्लोक ने सतीश का सिर पोल पर पटक दिया और फिर सचिन से कहा, इस बुड्ढे को इतना टॉर्चर करो कि ये आंखें खोलने लायक न बचे, पैरों पर खड़ा होना तो दूर की बात रही। जाह्नवी का पीछा करते हुए हैदराबाद पहुंचना और मुझसे इस लहजे में बात करना सतीश शर्मा के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जानी चाहिए। इतना कहकर श्लोक उस जगह से बाहर आ गया। उसने देखा कि नील अपनी कार में बैठकर ही सो रहा था। श्लोक की थोड़ा गिल्टी फील हुआ क्योंकि नील सिर्फ उसके लिए ड्राइव करते हुए मुंबई से हैदराबाद आया था। नींद पूरी करने के बजाय श्लोक पर हमला करवाने वाले को ढूंढकर मार डाला और सतीश को ढूंढकर यहाँ पहुँचाया। पता नहीं नील नहीं होता तो श्लोक इतना आगे बढ़ पाता या नहीं। श्लोक थोड़ा सा मुस्कुराया और नील को बिना डिस्टर्ब किए गाड़ी होटल की तरफ घुमा ली। जाह्नवी आराम से सो रही थी लेकिन हल्की ही नींद में थी, जिस वजह से उसे लगा कि कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया है। काफ़ी देर हो चुकी थी पर श्लोक का कोई अता पता नहीं था। उसने बस जाह्नवी को आराम करने के लिए कह दिया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही जाह्नवी उठकर बैठ गई। लाइट्स ऑन करके देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि श्लोक था।
श्लोक ने जाह्नवी की ओर देखते हुए कहा, सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। जाह्नवी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा गहरी नींद में नहीं थी। पर आप अंदर कैसे आए? आई मीन चाबी कहाँ से आई आपके पास? श्लोक ने जवाब दिया, डुप्लीकेट की थी मेरे पास। इस होटल का मैनेजर मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जाह्नवी वो कहकर वापस अपनी जगह पर लेट गई। उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। श्लोक भी थका हुआ था, इसलिए वो भी जाह्नवी के बगल में आकर लेट गया। किसी ने कुछ नहीं कहा और जल्दी ही दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो चुके थे। आधी रात के समय श्लोक ने ऋषि को मैसेज करते हुए लिखा, मैं और जाह्नवी आज लौट रहे हैं, इसलिए ध्यान रहे कि किसी को ये बात पता न चले। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, इसलिए कोई गलती मत करना। जब तक वो रंजना हमारे हाथ नहीं लगेगी तब तक जाह्नवी सेफ नहीं है। जाह्नवी अपनी जगह से उठकर श्लोक के पास आई और धीमी आवाज में कहा, आप इतनी जल्दी जाग गए श्लोक? श्लोक ने टाइम देखते हुए कहा, हाँ, एक अर्जेंट कॉल की वजह से नींद खुल गई, लेकिन अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, तुम क्यों उठ गई? जाह्नवी ने जवाब दिया, मैं बहुत ज्यादा सो चुकी हूँ, अब नींद नहीं आ रही है। ऊपर से आप मुझे बिस्तर पर अकेला छोड़कर आ गए। श्लोक ने जाह्नवी को गोद में उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जाह्नवी ने श्लोक के सीने पर किस करते हुए कहा, पर डिस्टर्ब तो मैं हो गई न। श्लोक ने जाह्नवी को बिस्तर पर लेटाया और हैरानी से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम तो एक दिन में ही बहुत बदल गई हो। अब लग रहा है जैसे हम दोनों काफी क्लोज हो चुके हैं, पहले ऐसा नहीं था। जाह्नवी ने आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ, जो बाउंड्रीज मैंने बनाई थी वो सभी कल रात टूट चुकी हैं। जिस समय मैंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी उस पल से ही मैंने भी अपने अंदर एक चेंज महसूस किया। श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। उस भरोसे की ही बदौलत हम इस रिश्ते में इतना आगे बढ़ चुके हैं। कुछ देर बाद श्लोक ने जाह्नवी से पूछा, मुझे नींद नहीं आ रही, क्या तुम्हें नींद आ रही है? जाह्नवी ने ना में सिर हिलाते हुए पूछा, आपके पास कोई बेहतर आइडिया है कि हमें इस समय क्या करना चाहिए? श्लोक ने जाह्नवी की नेक पर किस करते हुए कहा, लव मेकिंग, लेट मी लव यू, पर अगर तुम हाँ कहो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जाह्नवी ने तुरंत अपनी बाहें फैलाकर श्लोक को आगे बढ़ने का सिग्नल दिया। श्लोक ने जाह्नवी को कसकर हक कर लिया। उसने जाह्नवी को किस करते हुए कहा, दिन ब दिन तुम मेरी एडिक्शन बनती जा रही हो। मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, लेकिन डरता भी हूं कि कहीं इस वजह से तुम्हें हर्ट न कर बैठूं। जाह्नवी ने श्लोक की शर्ट को किसी कोने में फेंकते हुए कहा, आप मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकते। आई ट्रस्ट यू, पर मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। मैं आपके लिए पॉसेसिव होने लगी हूँ, कहीं मैं टॉक्सिक साउंड न करने लगूं। श्लोक ने जाह्नवी के माथे पर किस करते हुए कहा, फीलिंग्स म्यूचुअल है जानू, पर मेरा वादा है तुमसे कि तुम ही मेरा पहला प्यार हो और आखिरी भी तुम ही हो। बात जहां रोमांटिक रिलेशनशिप की है तो यू आर द वन। तुम्हारे अलावा आज तक किसी लड़की को मैंने इस नज़रिए से नहीं देखा। जाह्नवी ने आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए कहा, जानती हूँ मैं। इसके बाद जाह्नवी ने अपने होंठ श्लोक के होंठों पर रख दिए और उसे पैशनेटली किस किया। एक बार जब श्लोक और जाह्नवी एक दूसरे को टेस्ट कर चुके थे तो अब कदम पीछे खींचने का कोई मतलब ही नहीं था। अब बस वो आगे ही बढ़ रहे क्योंकि गुजरते समय के साथ एक दूसरे के लिए उनकी तलब भी बढ़ रही थी। कुछ देर बाद लव मेकिंग सेशन खत्म हुआ। 2 मिनट में ही जाह्नवी सो चुकी थी और श्लोक बस उसे प्यार से देख रहा था। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन थे जो बता रहे थे कि मानो श्लोक को कोई कीमती चीज मिल गई थी, और ये बात सच भी थी क्योंकि जाह्नवी सचमुच श्लोक के लिए कीमती थी। श्लोक ने जाह्नवी के गाल पर किस करते हुए कहा, माय प्रेशियस वाइफ। श्लोक ने जाह्नवी से कहा, हम आज ही मुंबई वापस जा रहे हैं, शाम को रेडी रहना। जाह्नवी ने पूछा, पर क्यों? कल तो जाना ही है ना हमें। श्लोक ने झूठ कह दिया, कल मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए मेरा अपने ऑफिस में होना ज़रूरी है और मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाऊंगा नहीं। क्या तुम यहाँ रुकना चाहती हो?
जाह्नवी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं भी साथ आऊंगी। श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड गर्ल, अब अपना सामान यहाँ रख दो, मैं पैक कर देता हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ। जाह्नवी ने कहा, मेरा सारा सामान ऑलरेडी पैक हो रखा है, कल रात ही पूरा कर लिया था, जस्ट चिल। श्लोक ने शरारत से कहा, तो फिर जब सब कुछ सॉर्टेड है तो मैं यहाँ अकेला बैठकर क्या करूँगा? क्या मैं तुम्हें शावर में हेल्प करूँ? जाह्नवी ने शर्माते हुए कहा, नो थैंक यू, मैं मैनेज कर लूँगी। श्लोक ने करीब आते हुए कहा, अरे बेबी इतना भी क्या शर्माना, वैसे तो तुम बहुत बोल्ड बनती हो, अब क्या हुआ? जाह्नवी ने कहा, बात वो नहीं है, बात यह है कि आपके कारण मैं लेट हो जाऊंगी। मुझे आपके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। श्लोक ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, कुछ लेट नहीं होगा, सब बहुत जल्दी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अंदर पहुंचते ही श्लोक ने तुरंत शावर ऑन कर दिया और जाह्नवी ने अपने होंठ श्लोक के होंठों पर रख दिए। वो बहुत पैशनेटली श्लोक को किस कर रही थी और श्लोक अपने हाथ जाह्नवी के बालों पर फेर रहा था। काफी देर बाद श्लोक जाह्नवी को अपनी बाहों में लिए बाहर आया। जाह्नवी ने कसकर अपनी बाहें श्लोक की गर्दन के आजू बाजू लपेट रखी थी। श्लोक ने टाइम देखते हुए कहा, देखा, बिल्कुल भी देर नहीं हुई, 20 मिनट बाकी है अभी। जाह्नवी ने गुस्से से श्लोक को घूरते हुए कहा, 20 मिनट में ब्रेकफास्ट और रेडी होना तो मुझसे नहीं होगा, सब आपकी वजह से हुआ। श्लोक ने कहा, मैं हूं ना जानू, तुम अपना आउटफिट पहनो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जाह्नवी ने और कहा और कपड़े लेकर वापस बाथरूम में चली गई। जब वो बाहर आई तो ब्रेकफास्ट रूम में ही आ चुका था। अपर्णा और निशा दोनों को ही पता था कि जाह्नवी श्लोक के साथ है, इसलिए वो जाह्नवी के रूम में नहीं आई। श्लोक ने कहा, अब तुम आराम से नाश्ता करो, मैं तुम्हारे बाल ड्राई कर देता हूँ। कुछ देर बाद तैयार होने के बाद जाह्नवी अपनी फ्रेंड्स के साथ चली गई और श्लोक वापस अपने रूम में चला गया। वापस रूम में आते हुए अपर्णा ने जाह्नवी से कहा, तुम ऐसे कैसे आज ही जा सकती हो, एक रात में क्या बदल जाएगा? जाह्नवी ने कहा, एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ, रात को वैसे भी हम अलग अलग रूम्स में होते हैं तो क्या ही बदल जाएगा। श्लोक की कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए उन्हें लौटना है तो मैं भी साथ जा रही हूँ, तुम्हें साथ आना है? निशा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम कल ही आएंगे, तुम जा सकती हो। जाह्नवी ने उन दोनों को हक किया और अपने रूम में चली गई। श्लोक ने मिस्टर पटेल से बात कर ली थी, इसलिए जाह्नवी को जाने की परमिशन मिल गई थी। कुछ एक घंटे बाद जाह्नवी और श्लोक एयरपोर्ट पर थे। श्लोक ने मन ही मन कहा, आज वापस जाने के फायदे ही फायदे हैं। एक तो मुझे जाह्नवी से मिलने के लिए छुपना नहीं पड़ेगा और फिर वो सेफ भी रहेगा। कल पता लग ही जाएगा कि वो है कौन जिसे रंजना ने जाह्नवी को नुकसान पहुंचाने के लिए हायर किया हुआ है। क्या पता इससे मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ छिप कर बैठी है। फ्रांस में ये दोपहर का समय था। आशांक पेट के बल लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। वो बहुत टेंशन में था क्योंकि उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। आशांक पर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया गया था। आशांक न सिर्फ पिक्चर की शूटिंग के लिए वहां पहुंचा था बल्कि उसे एक मैगजीन का कवर फोटो भी शूट करना था, पर कई बार रेसिज्म बीच में आ जाता है। आशांक के साथ भी वही हुआ। उसके साथ कुछ और मेल मॉडल्स भी कवर के लिए शूट कर रहे थे, लेकिन इंडियन होने के कारण उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाने लगी और जब आशांक ने अपने लिए स्टैंड लिया तो फिर एक नॉर्मल क्रू मेंबर ने उसे हैरेसमेंट के केस में फंसा दिया। आशांक ने कुछ सबूत जमा किए थे और अभी उनका यूज़ कैसे करना है वही सोच रहा था कि किसी ने डोरबेल बजाई। वो उठकर दरवाज़ा खोलने गया तो ये कोई और नहीं बल्कि सांची थी। साथ में निपुण भी था। श्लोक ने उन्हें अंदर आने को कहा। सांची ने स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछा, कब हुआ ये? आशांक ने जवाब दिया, कल ही हुआ था। सांची ने पूछा, कल हुआ और मुझे आज पता चला है? क्यों? किस बात का इंतजार हो रहा था? आशांक ने आराम से कहा, आज भी इन्फॉर्म नहीं कर पाते हम तुम्हें। उन नालायकों ने हम सभी के फ़ोन छीन लिए थे ये कहकर कि हम भागने की कोशिश न करें। वो तो मेरी कोस्टा यहाँ आई थी मुझे मेरी स्क्रिप्ट देने, जब उसे मुझसे मिलने नहीं दिया गया तो उसने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया।
अभी भी मेरे पास मेरा फोन नहीं है और न ही निपुण के पास है। सांची ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, गलत हुआ है, बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। बिना किसी सबूत के तुम पर इल्जाम डाला गया और गुनाह प्रूव होने से पहले ही तुम्हें गुनहगार मान लिया गया है। इस तरह का ट्रीटमेंट देने से पहले उन्हें सोच लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अब मैं उन्हें अपने स्टाइल में समझाऊंगी। पर हुआ क्या था? आशांत ने जवाब दिया, मैं अपने आउटफिट में रेडी था। ठंड की वजह से मैंने ऊपर से कोट डाल लिया था क्योंकि मेरे साथ वाले मॉडल्स तैयार होने में टाइम ले रहे थे। कैमरामैन को न जाने कौन से पैनिक अटैक पड़ रहे थे। वो मेरी तरफ आया और गुस्से से मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया, जिस वजह से कुछ बटन्स टूट गए। फिर उसने अपना एटीट्यूड चेंज किया और मुझे अपना आउटफिट फिक्स करवाने को कहा। सांची ने पूछा, इसमें हैरेसमेंट वाला पॉइंट कहाँ है? आशांत ने कहा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। सांची ने इम्पेशेंट होते हुए कहा, तो फिर जल्दी बताओ। आशांत ने कहा, मैं वापस मेकअप रूम में गया और मुझे देखते ही मेरे साथ वाले मॉडल्स बाहर चले गए और अंदर एंट्री हुई स्टाइलिस्ट की। उसने मुझे कहा कि मैं अपनी शर्ट उतारकर उसे फिक्स करने के लिए दे दूं और मैंने बिना सेकंड थॉट के उसकी बात मानकर शर्ट उसे दे दी। फिर उसने अपना कोट उतारा और मैं हैरान रह गया ये देखकर कि उसकी शर्ट कुछ इस तरह फट रखी थी जैसे किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। फिर अचानक मुझ पर हैरेसमेंट का इल्जाम लग गया और अब मैं यहाँ कैद हूँ। सांची ने गुस्से में कहा, ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा इसलिए हुआ कि लास्ट मोमेंट पर तुम्हें शूटिंग के लिए बुलाया गया था बिना किसी सिलेक्शन के? निपुण ने जवाब दिया, यस मैम। जब मैं मैगजीन के ओनर से मिला था तो उनके अलावा बाकी सभी लोग इस आइडिया से खुश नहीं थे। ऊपर से वो एक इंडियन को इस कवर में नहीं देखना चाहते थे। सांची ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम ये प्रूव कर सको कि विक्टिम और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो? आशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रूफ ही प्रूफ है। अगर मेरा फ़ोन या लैपटॉप मेरे पास होता तो कब का काम बन गया होता, पर मेरा सारा सामान तो उस होटल में है जहां हम रुके हुए थे। यहाँ तो बस मैं कॉन्ट्रैक्ट और अपने फ़ोन के साथ आया था और फ़ोन मेरे पास नहीं है। सांची ने पूछा, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? एक छोटी से छोटी चीज़ भी मेरे काफ़ी काम की है तुम्हें निर्दोष साबित करवाने के लिए। आशांत ने अपनी पॉकेट से एक पैकेट निकालकर सांची के हाथ में रखते हुए कहा, पिनहोल कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर। जैसा कि जाने से पहले आपने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए थे, मैंने वो फॉलो किए थे। कैमरा मेरे कोट पर लगा हुआ था, इसलिए फोटोग्राफर की ये हरकत और स्टाइलिस्ट ने जो किया था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। सांची ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, तैयार रहो, 1 घंटे में हम वापस जा रहे हैं। निपुण, तुम मेरे साथ चलो। आधी रात के समय श्लोक जाह्नवी की निहार रहा था। जाह्नवी की बॉडी पर श्लोक ने जो लव बाइट्स दिए थे, श्लोक उन्हें ट्रेस कर रहा था और खुश हो रहा था। वहीं जाह्नवी बेखबर होकर सो रही थी। वो काफी थक चुकी थी। तभी श्लोक को ऋषि का मैसेज आया। उसने लिखा था, सर, रंजना हमारे हाथ लग चुकी है। उसे उसकी पूरी फैमिली के साथ हमने पकड़ लिया है और अब वो हमारी कैद में है। श्लोक ने रिप्लाई किया, वेल डन ऋषि। रंजना को सेटल करने के बाद तुम्हारी छुट्टी पक्की। बस तुम्हें रंजना के इंटेंशन पता करने हैं। कहीं ऐसा न हो कि उसके हमारी कैद में होने के बाद भी अटैक्स चालू रहें। ऋषि ने खुश होते हुए लिखा, शो सर, जितना जल्दी हो सकेगा मैं ये काम कर दूंगा। मैडम सेफ रहेंगी, आप ज़्यादा चिंता न करें। श्लोक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, श्रीवास्तव फैमिली से एक मीटिंग करने का समय आ गया है। उन्हें भी तो पता चले कि इतने सालों तक उन्होंने कितने आस्तीन के सांपों को दूध पिलाया है। You just wait and watch रंजना, तुम्हारा बुरा समय अब शुरू होगा। सुबह उठते ही श्लोक फ्रेश हुआ और किचन में चला गया। उसने जाह्नवी को डिस्टर्ब नहीं किया और सोने दिया। श्लोक ने बस मीटिंग का बहाना किया था, जबकि सच्चाई ये थी कि आज वो ऑफिस नहीं जा रहा था, लेकिन उससे भी बहुत ज़रूरी काम श्लोक के पास था। श्लोक ब्रेकफास्ट बना रहा था, तभी जाह्नवी आई और श्लोक को पीछे से हग कर लिया। श्लोक ने मुस्कुराकर जाह्नवी को गुड मॉर्निंग विश किया और वापस अपने काम पर लग गया, जबकि जाह्नवी अभी भी श्लोक को हग किए वहीं खड़ी थी।
श्लोक ने कहा, मुझे तुम्हारी ये साइड काफी पसंद आई। अच्छा लगता है जब तुम मेरे करीब होती हो या फिर करीब होने के बहाने ढूंढती हो। जाह्नवी ने बस हम कहा और आंखें बंद कर ली। श्लोक को कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि जाह्नवी कुछ बोल नहीं रही थी। श्लोक ने उसकी ओर घूमते हुए पूछा, क्या हुआ जानू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। जाह्नवी ने जवाब दिया, पता नहीं क्यों दिल भारी सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत हो रहा है या होने वाला है, या फिर मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ। श्लोक ने कहा, कुछ नहीं हुआ है बेबी, मेरे होते हुए कुछ गलत नहीं होगा। तुम इतने दिनों से लगातार बिजी ही रही ना, तो थकान की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। आराम करोगी तो सब अच्छा लगेगा। जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है, पर मुझे आज घर जाना है सभी से मिलने। श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है। ब्रेकफास्ट के बाद मैं ऑफिस जाऊंगा और तुम्हें घर भेज दूंगा। वैसे भी आज ऑफिस जाने की जल्दी नहीं है मुझे, बस थोड़ा सा ही काम है, इसलिए घर जल्दी आ जाऊंगा। जाह्नवी हाँ में सिर हिलाकर वापस रूम में चली गई। वही श्लोक अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि जाह्नवी को कुछ बताए या ना बताए। ब्रेकफास्ट के बाद श्लोक जाह्नवी को घर छोड़कर वहां चला गया जहां रंजना को बांधकर रखा गया था। श्लोक जब वहां पहुंचा तो ऋषि भी वहीं था। श्लोक को देखते ही ऋषि ने कहा, ये इतना भी मुश्किल नहीं था सर। मैंने इस बुढ़िया के हाथ पर हल्का सा कट बनाया और इसने सब कुछ बक डाला। जिस इंसान को इसने मैडम पर हमला करने को कहा था उसे भी मैं पकड़ चुका हूँ। ये सुनकर श्लोक को हंसी आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। श्लोक रंजना के दोनों बच्चों की गर्दन फ्रैक्चर कर चुका था। उसके बाद रंजना ने जाह्नवी पर अटैक प्लान किया, लेकिन खुद पर एक हल्का सा कट लगते ही वो सब कुछ बता बैठी। श्लोक ने ऋषि की पीठ थपथपाते हुए कहा, वेरी वेल डन, काफी अच्छा काम किया है तुमने। अब जरा मैं भी तो उससे मिल लूं। ऋषि ने श्लोक को रोकते हुए कहा, सर, जिन दो लोगों को आपने मैडम की सेफ्टी के लिए हायर किया था उन्हें इस लेडी ने मार डाला है। ये बात उसने खुद एक्सेप्ट की है, इसलिए हमें उनकी डेड बॉडीज हमें मिली हैं। ये सुनकर श्लोक गुस्से में आ गया। वो अपने हर एम्प्लॉय को अच्छा ट्रीटमेंट देता था। कोई अगर उन्हें उंगली भी दिखा दे तो श्लोक उन्हें कहीं का नहीं छोड़ता था, लेकिन रंजना तो उनका मर्डर कर चुकी थी, अब उसका बचना मुश्किल था। श्लोक ने गुस्से में कहा, इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत। अगर मुझे जाह्नवी की परवाह न होती तो मैं अपने हाथों से इसे मार डालता, लेकिन सज़ा तो इसे मिलेगी क्योंकि गुनाहों की लिस्ट थोड़ी लंबी है। अभी मैं वापस जा रहा हूँ और तुम भी जा सकते हो। मैं कल वापस आऊँगा, तब तक इन 4 लोगों को कोई हाथ भी न लगाए। ऋषि ने कहा, ऑक्सर, आप चलिए, मैं गार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस देकर चला जाऊँगा। श्लोक ऑप कहकर वहां से चला गया। उसे जाह्नवी से बात करनी थी, रंजना की असलियत बतानी थी और उसे सजा भी देनी थी। पर यह तभी पॉसिबल था जब उसके सभी गुनाह सामने आए। रात के समय श्लोक ने जाह्नवी से पूछा, तुम कॉलेज कब से जाना स्टार्ट करोगी? जाह्नवी ने जवाब दिया, 3 दिन का ब्रेक है अभी मेरे पास। क्यों, क्या हुआ? श्लोक ने कहा, हमें श्रीवास्तव फैमिली से मिलने जाना है, कुछ हिसाब बराबर करना है। जाह्नवी ने कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे उन लोगों की शक्लें भी नहीं देखनी है। मेरा उनसे रिश्ता खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं चाहिए। श्लोक ने कहा, ये इम्पॉर्टेंट है और जिस बारे में मुझे बात करनी है वहाँ मेन विक्टिम तुम ही हो, इसलिए तुम्हारा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भले ही तुम उन सभी से मत मिलना, लेकिन बस कल के लिए मेरे साथ चल लेना। तुम्हारे बहुत से सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे। जाह्नवी ने पूछा, आखिर बात क्या है? अचानक ये सब क्यों? श्लोक ने जवाब दिया, तुम्हारी वो जो सो कॉल्ड बुआ है उसने तुम पर अटैक प्लान करवाया था सतीश शर्मा के साथ। और मैंने तुम्हारे लिए जो सीक्रेट बॉडीगार्ड्स हायर किए थे उन्हें चकमा देकर मार डाला। वो दोनों लड़के पीटर और हिमांशु, उन्हें सिर्फ मोहित ने ही नहीं बल्कि कियारा ने भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करने के पैसे दिए थे। जाह्नवी ने हैरानी से पूछा, क्या कियारा भी इसमें शामिल थी? वो ऐसा कैसे कर सकती है? बात जब मुझ तक सीमित थी तब ठीक था, लेकिन बॉडीगार्ड्स को क्यों मारा?
श्लोक ने जाह्नवी के माथे पर किस करते हुए कहा, बस इन्हीं सवालों के जवाब लेने कल हमें जाना है। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम जरूर जानना चाहोगी, इसलिए बस एक दिन के लिए तुम्हें उन सबको झेलना है। जाह्नवी ने औ कह दिया और श्लोक के सीने में मुंह छिपाकर सो गई। श्लोक भी कुछ देर में सो गया था। आज की रात श्लोक और जाह्नवी बस कदल करके सोए थे। अगले दिन श्लोक और जाह्नवी श्रीवास्तव निवास में थे। अशोक को देखकर जाह्नवी हैरान सी थी क्योंकि वो काफी कमजोर लग रहा था, पर एटीट्यूड अभी भी वैसा ही था। वो तो श्लोक की वजह से सब चुप थे, वरना जाह्नवी अच्छे से जानती थी कि उसे किस बुरी नज़र से देख रहे हैं। श्लोक ने बिना बात घुमाए अशोक से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी बहन की मेरी वाइफ से कौन सी पर्सनल दुश्मनी है? क्यों वो जाह्नवी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है? अशोक ने कंफ्यूजन में कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं जानता। मैंने रंजना को इस घर में भी आने से मना कर दिया है और उसे वार्न भी किया था कि फालतू काम न करे। वो खा कर रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। श्लोक ने आराम से कहा, क्यों? अपनी बहन के बैंक अकाउंट की जानकारी रखना क्या आपका काम नहीं, जब उनके डेली एक्सपेंसेस आप कवर कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगा कि एक ही दिन में लाखों का खर्चा कहाँ हुआ है? अशोक ने कहा, रंजना हमारी इकलौती बहन है और उसे हम जितना दे सकते हैं उतना देंगे ही, लेकिन हुआ क्या है? उसकी और रणविजय की फाइनेंशियल कंडीशन हमारे जितनी अच्छी नहीं है, तो मदद करने में क्या जाता है? क्या किया इस बार रंजना ने? श्लोक ने गुस्से में रंजना की सारी करतूतें बता दी, जिन्हें सुनकर अशोक हैरान था। अशोक ने कहा, नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इतनी खतरनाक हरकतें रंजना नहीं कर सकती। वो भले ही सतीश का साथ दे रही हो, लेकिन मर्डर नहीं कर सकती। श्लोक ने कहा, मेरे पास प्रूफ है, लेकिन अभी हम इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो यहाँ मौजूद सभी लोगों का जानना ज़रूरी है। वैसे भी जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर यकीन करना सभी के लिए मुश्किल होगा, पर यही सच है और मेरे पास सबूत भी हैं। अशोक ने पूछा, क्या मतलब है इसका? श्लोक ने जवाब दिया, मेरा मतलब ये है कि जिस बहन को आप प्रोटेक्ट करने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, उसी ने आपकी खुशियाँ छीनी हैं। आपकी वाइफ यानी मेरी सासू माँ संगीत श्रीवास्तव को अपने हाथों से मार डाला था। जाह्नवी को किडनैप करने वाली वही थी और इतने सालों तक आपको मैनिपुलेट करके एक कंफर्टेबल लाइफ जीने वाली भी रंजना ही है। आपकी अच्छी जिंदगी को नर्क बनाने वाली इकलौती विलन आपकी बहन रंजना ही है। हॉल में बिल्कुल शांति छा गई। जहां सबके चेहरों पर हैरानी के भाव थे, वहीं जाह्नवी का चेहरा अभी भी बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन शो कर रहा था, जैसे उसे इस खबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। श्लोक ने कहा, सासू माँ की डेथ लेबर पेन की वजह से नहीं हुई, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। मुझे पता है किसी को मेरी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरे पास सबूत मौजूद हैं। श्रुति ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह, आज मुझे एक डिटेक्टिव वाली फीलिंग आ रही है। इतने साल हो गए इस इंसिडेंट को और आज भी मैं कई बार कहती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है और बीच में कई सारे लूपहोल्स हैं। श्लोक ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? श्रुति ने जवाब दिया, यही कि अगर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो डॉक्टर पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि पेरेंट्स एक चॉइस बना लें। या तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहा जाए या फिर अबॉर्शन, लेकिन ताई जी की सभी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थी। जो डॉक्टर जाह्नवी के पैदा होते समय वहां मौजूद थी, वो अचानक गायब हो गई बिना किसी ट्रेस के, और एक नर्स भी इसी तरह गायब हुई है। सबसे मेन बात, बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है, जो कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि मर्डर तो हुआ था, लेकिन मेरी बात को किसी ने सीरियसली लिया नहीं। श्लोक ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, वो डॉक्टर और नर्स गायब नहीं हुई है, बल्कि उनका भी मर्डर हुआ है ताकि वो कभी अपना मुंह न खोल दें। ये पेनड्राइव लो और सारे सबूत खुद देखो। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए ऐसे सबूत ढूंढना मुश्किल नहीं है। श्रुति ने श्लोक के हाथ से पेन ड्राइव ली और उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके देखा। कुछ वीडियोस थी जिनमें रंजना संगीता की डॉक्टर के साथ प्लान बना रही थी। दूसरी वीडियो में उसने एक्सेप्ट किया कि कैसे उसने एक इंटरनल ऑर्गन को डैमेज किया, जिसकी वजह से ऐसा लगा जैसे लेबर की वजह से खून ज़्यादा बह गया।
इसमें रंजना के दो साथी वो डॉक्टर और नर्स ही थी। अशोक का तो ये देखकर सिर चकरा गया और वो झटके से सोफा पर बैठ गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी खुद की बहन ने ऐसा कुछ किया है। बाकी सभी लोग हैरान थे क्योंकि ये इम्पॉसिबल सा लग रहा था। रंजना तो संगीता के काफी क्लोज थी, तो वो ऐसा कैसे कर सकती थी। अशोक ने धीमी आवाज में पूछा, क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या क्या नहीं किया रंजना के लिए, लेकिन उसने बदले में मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। इतना काफी नहीं था जो वो हर बार मुझे ये याद दिलाती थी कि कैसे जाह्नवी इन सब चीजों की जिम्मेदार है। श्लोक ने जवाब दिया, इन सब के जवाब तो आप अपनी बहन से ही ले सकते हैं। वो मेरी कैद में है, इसलिए आपको वहीं चलना पड़ेगा, लेकिन मैं इस पूरी टीम को साथ लेकर नहीं जाऊंगा। सिर्फ जरूरी लोग ही साथ चले, क्योंकि बाकी लोग तो वैसे भी सालों से ड्रामा ही देखने के लिए बैठे रहे। अशोक ने कहा, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, बाकी सब यहीं रह सकते हैं। अमन ने कहा, मैं भी आ रहा हूँ। श्रुति और पराग भी चलने को तैयार हो गए। वैसे तो श्लोक को कोई शौक नहीं था इस फैमिली को सच्चाई बताने की, लेकिन जाह्नवी को लेकर उन्हें जो गलतफहमी थी वो श्लोक को दूर करनी थी। भले ही जाह्नवी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन श्लोक को बहुत फर्क पड़ता था। रंजना को सजा दिलाने से पहले उसके सारे गुनाह इकट्ठे करने जरूरी थे, इसलिए ये सब श्लोक को करना पड़ रहा था ताकि वो अपने मुंह से ये सब कुछ एक्सेप्ट करे। जाह्नवी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मुझे घर जाना है, मैं कहीं नहीं आ रही हूँ। श्लोक ने पूछा, क्यों बेबी? क्या तुम्हें नहीं जानना कि इतने सारे क्राइम करने के पीछे वजह क्या था? क्यों तुम्हारी माँ का मुर्दा हुआ? क्यों तुम्हें किडनैप करवाया गया था? जाह्नवी ने जवाब दिया, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी जानती हूँ, आज से नहीं कई सालों से, और इसका एक सिंपल जवाब है, ये प्रॉपर्टी जो कि अब मेरी है और वो कंपनी जो अशोक सर की है। मर्डर, किडनैपिंग, मैनिपुलेशन, सबका एक ही जवाब, लालच। सभी के साथ श्लोक का मुंह भी हैरानी से खुला का खुला रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जाह्नवी को इस बारे में कुछ पता भी होगा। जाह्नवी ने श्लोक से कहा, ये बात आपने कल रात ही मुझे बता दी होती तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करने यहाँ आती। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। जो हो रहा है उसे होने दो और जो हो चुका है उसे भूल जाओ। आखिर ये सब करके न मुझे कुछ मिलेगा न ही आपको। श्लोक ने जाह्नवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी माँ को इंसाफ की जरूरत है, तुम्हें इंसाफ की जरूरत है। जाह्नवी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, माँ के इंसाफ की उम्मीद उस दिन ही खत्म हो चुकी थी जिस दिन मुझे, एक इन्फेंट को, एक मर्डरर साबित कर दिया गया था। हर दिन मुझे सजा मिलती रही उस क्राइम की जो मैंने कभी किया भी नहीं। अगर लेबर पेन से भी माँ की डेथ होती तो मेरी गलती कहाँ थी? क्या अपना बर्थ मैंने प्लान किया था? क्या जीना या मरना मेरे हाथ में था? नहीं ना। और रही मेरी बात, मेरा इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं जस्टिस की डिमांड नहीं करती। लेट्स गो श्लोक, मेरा यहाँ दम घुटता है। श्लोक ने श्रुति से कहा, मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, तुम वहाँ आ जाना बाकी लोगों के साथ। पहले मैं जाह्नवी को घर भेज कर आता हूँ। जाह्नवी बिना किसी की ओर देखे लिविंग रूम से बाहर निकल गई। वो जब से आई थी तब से उसने बस श्रुति को देखकर स्माइल किया, बस। इसके बाद उसने सभी को इग्नोर ही किया था। श्लोक और जाह्नवी के जाने के बाद श्रुति ने कहा, चलिए सब लोग तैयार रहिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अमन ने गुस्से में कहा, मुझे बुआ से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कभी कभी वो इरिटेटिंग होती है, लेकिन इतनी घटिया होंगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और जाह्नवी को जब सब कुछ पता तो उसने हमें कभी बताया क्यों नहीं? अगर वो कुछ कह देती तो उसे इतनी मुश्किलों से गुजरना नहीं पड़ता। श्रुति ने कहा, अपना गिल्ट कम करने के लिए ब्लेम दूसरों पर डालना जरूरी नहीं है भैया। अगर मर्डर ना भी हुआ होता तब भी गलती जाह्नवी की नहीं थी, लेकिन इस घर में सभी खुद को सैटिस्फैक्शन देने के लिए उसे तंग करते थे। बुआ ने जाह्नवी को किडनैप करके अच्छा ही किया, जिस वजह से श्लोक उसकी जिंदगी में आया और आज जाह्नवी खुश भी है। कुछ रुककर श्रुति ने कहा, अगर एक बार जाह्नवी सबको बता भी देती तो क्या होता? क्या आप सभी उस पर यकीन करते या फिर उसे झूठा कहकर जाह्नवी को और टॉर्चर करते?
जहाँ तक मुझे लगता है आप उसकी बातों पर यकीन तो नहीं करते, तो फिर अभी इस बारे में बात क्यों हो रही है? अमन ने कहा, ऐसा नहीं है, हम जरूर सुनते उसकी बात। श्रुति ने हंसते हुए कहा, वाह क्या जोक सुनाया है। कुछ महीनों पहले आपका वो बेस्ट फ्रेंड जब जाह्नवी के साथ बदतमीजी कर रहा था तो फिर आपने किसका यकीन किया था, जाह्नवी का या फिर अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड का? अमन ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, हमने ज्यादा समय साथ बिताया था तो उस पर ही भरोसा करना था, अनलाइक जाह्नवी जिससे मैंने कभी ठीक से बात भी नहीं की थी कभी। श्रुति ने तुरंत कहा, दैट इज द पॉइंट हियर, बुआ और जाह्नवी में भी यही फर्क है, तो ऑफकोर्स आप बुआ का ही भरोसा करते। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि अपने गिल्ट को कम करने के लिए दूसरों पर ब्लेम मत डालिए और यहाँ टाइम बर्बाद करने के बजाय वहाँ चलिए जहाँ श्लोक ने बुलाया है। सारिका ने श्रुति को डांटते हुए कहा, ये क्या तरीका है बड़े भाई से बात करने का? मैं देख रही हूँ तुम्हें, दिन ब दिन तुम बदतमीज होती जा रही हो। श्रुति ने आराम से कहा, आप मुझे तमीज न सिखाएं तो बेहतर होगा मम्मी। आप अपनी पार्टीज पर ही ध्यान दें, क्योंकि जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप कभी अवेलेबल थी नहीं और अब मुझे आपकी ज़रूरत है नहीं। प्लस ये सब मैंने आपसे ही तो सीखा है, पर ये बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये आप अच्छे से जानती हैं। इसलिए अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। बाय। श्लोक और जाह्नवी शेरगिल निवास के बाहर खड़े थे। जाह्नवी पर पूरी सिचुएशन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो बिल्कुल ही नॉर्मली श्लोक से बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। जाह्नवी ने श्लोक को हक करते हुए कहा, प्लीज थोड़ा जल्दी आना, मेरा मन नहीं लगेगा। श्लोक ने जाह्नवी के माथे पर किस करते हुए कहा, यस बेबी, बहुत जल्दी आऊंगा। मुझे कौन सा फैमिली ड्रामा देखने का शौक है, वो तो सबूत इकट्ठे करने हैं, इसलिए जा रहा हूँ। तब तक तुम दादी और मम्मी से कुछ फैशन टिप्स ले लो, उनकी कंपनी काफ़ी एंजॉय करोगी तुम। जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, आई लव यू। श्लोक ने आई लव यू टू कहते हुए जाह्नवी के होंठों को किस किया और चला गया। जाह्नवी ने आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, अगर मेरी किडनैपिंग नहीं हुई होती तो श्लोक से कोई कनेक्शन ही नहीं बैठता। फिर सालों बाद श्लोक से मॉल में मिलना और उनका वेडिंग प्रपोजल एक्सेप्ट करना, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। थैंक यू मम्मा, मुझे श्लोक से मिलवाने के लिए।